बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अब हम वर्क फॉर डे 10 से अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे, विच इज़ यूजेस ऑफ सॉल्ट्स इन डेली लाइफ। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में प्रॉपरली रोल ऑफ सॉल्ट्स इन ह्यूमन बॉडी की डिस्कशन की थी और होपफुली अभी तक वो आपने अच्छी तरह टॉपिक जो है वो प्रिपेयर भी कर लिया होगा। और जैसा कि आपको उसमें होम असाइनमेंट के तौर पर MCQs एंड शॉर्ट क्वेश्चंस बताए गए थे, होपफुली वो आपने अपना काम कंप्लीट कर लिया होगा। अब जैसा कि आपको बताया गया कि आज का हमारा टॉपिक है यूजेस ऑफ सॉल्ट्स इन आवर डेली लाइफ, तो आइए आज हम इस टॉपिक की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए आपको बुक के पेज नंबर 89 पर आना पड़ेगा और हम इसको रीडिंग में ही समझने की कोशिश करेंगे और जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स आएंगी वो मैं आपको वाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन कर दूंगा। तो जी, इसका जो पहला पॉइंट है स्टूडेंट्स हमारे पास वो ये है कि इन आवर डेली लाइफ वी यूज़ कॉमन सॉल्ट फॉर सीजनिंग फूड, कि हम कॉमन सॉल्ट्स को सीजनिंग फूड के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी यहाँ पर वर्ड जो आपके लिए आया है सीजनिंग फूड, क्या वर्ड है? सीजनिंग फूड। तो सीजनिंग फूड का मतलब है कि स्टोरेज ऑफ फूड, कि फूड को स्टोरेज किया जाता है। स्टोरेज का मतलब कि उसको स्टोर किया जाता है। सीजनिंग फूड का मतलब क्या है? फूड को स्टोर करना, ठीक है। इट इज़ आल्सो यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव फॉर फिश एंड पिकल्स, ठीक है। यानी इसको प्रिजर्वेटिव यानी इसको प्रिजर्व किया जाता है, बचाया जाता है फूड को, जैसे फ़िश को बचाया जाता है, पिकल्स को बचाया जाता है। फ़िश का तो आपको यकीनन पता ही होगा, पिकल्स का मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो स्टूडेंट्स, पिकल कहते हैं अचार को, ठीक है। आपने देखा होगा कि अचार में नमक डाला जाता है ताकि वो प्रिजर्व रहे। अगर आप उसमें नमक नहीं डालते तो नमक ना डालने की वजह से वो सीजनिंग फूड कंसीडर नहीं होगा, वो स्टोर नहीं होगा और जल्द अज जल्द उस अचार को फंगस लग जाएगा, जिस वजह से वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है जी। तो इसीलिए हम जितना भी फूड है जो कि हमारी रूटीन लाइफ में यूज़ होता है, जिसमें से दो की बात की गई है, फ़िश एंड पिकल्स, उनको हम नमक लगाकर, सॉल्ट लगाकर क्या कर लेते हैं? स्टोर कर लेते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पर ये सॉल्ट का एक यूज़ है हमारी रूटीनियस लाइफ में, हमारी रूटीन लाइफ में, ठीक है। नेक्स्ट है स्टूडेंट बेकिंग सोडा, ठीक है। बेकिंग सोडा क्या होता है? अंडरलाइन करके इसको लिख लीजिए, NaHCO3। इसके बारे में आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब इसके 3 नाम हो चुके हैं, ये तीनों आपको याद होने चाहिए। इसका पहला नाम हमने याद किया था सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है जी। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये वर्ड पढ़ा था। फिर इसका एक और नाम भी हमने याद किया था, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये 2 नाम हो गए, ठीक है जी, बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसी तरह तीसरा नाम हमने सुना बेकिंग सोडा, ठीक है। अब जो वर्ड है उसी की बेस पर हमने इसके बारे में डिस्कशन करनी है, बेकिंग सोडा। देखिए, बेकिंग के वर्ड से आपके माइंड में ये बात आ गई होगी कि इससे बेकिंग की जाती है, बेक किया जाता है। तो इसी के बारे में लिखा हुआ है कि बेकिंग सोडा यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट इज़ यूज्ड, इसका इस्तेमाल किया जाता है फॉर गिविंग सॉफ्टनेस टू ब्रेड एंड केक। आपने देखा होगा ये जितनी भी ब्रेड बनती है जो कि हमारी रूटीन लाइफ में यूज़ होती है एज अ फूड, और उसके साथ केक जो यूज़ होता है वो कितना सॉफ्ट होता है। आप ऊपर से अगर उसको क्या करें, प्रेस करें, तो प्रेस करने से क्या होगा कि आपको फील होगा कि वो सॉफ्ट है। असल में उसकी रीज़न क्या है? वो रीज़न असल में सोडियम बाइकार्बोनेट यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा है। उसकी रीज़न ये होती है कि आपको याद होगा जब हमने इस रिएक्शन को परफॉर्म किया था तो परफॉर्म करने में इसमें कौन सी गैस जनरेट होती थी? कार्बन डाइऑक्साइड।
तो असल में कार्बन डाइऑक्साइड वो गैस है जो कि इन प्रोडक्ट्स को दी जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही ये जो ब्रेड है और केक है ये सॉफ्ट होते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास वॉशिंग सोडा, नाम से पता चल रहा है वॉशिंग सोडा, तो असल में वॉशिंग सोडा जो है वो वॉशिंग पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होता है, और यहाँ पे जो पर्पस है वॉशिंग वो हमें क्या दिया गया है, क्लोथ्स। तो कपड़ों को धोने के लिए वॉशिंग सोडा यूज़ किया जाता है। तो अब आप देख सकते हैं आपकी रूटीन लाइफ में जितने भी आप सर्फ यूज़ करते हैं वो वॉशिंग सोडा की एग्जांपल है, लाइक सर्फ एक्सेल है, एरियल है, ठीक है, ये जितने भी हैं ये तमाम के तमाम वॉशिंग सोडा हैं जिनसे कपड़ों को धोया जाता है। अब सवाल यह है कि कपड़ों को पानी से क्यों नहीं धोया जाता, हम खाली वाटर से भी तो उनको क्लीन कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि कभी कभार कुछ स्टेन्स यानी धब्बे, दाग ऐसे होते हैं जो कि ईज़िली वाटर से रिमूव नहीं हो सकते। इस वजह से हमें वॉशिंग सोडा एज अ सॉल्ट कह लीजिए या केमिकल कह लीजिए वो यूज़ करना पड़ता है वाटर के साथ, तब वो जो स्पॉट्स हैं क्लॉथ्स के ऊपर या स्टेन्स हैं जिनको उर्दू में दाग कहते हैं तो वो रिमूव होते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट पॉइंट है स्टूडेंट इसका कि सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। ये देखिए एक नया हमारे पास कंपाउंड आ गया है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट इज़ यूज एज अ लेक्सेटिव। लेक्सेटिव यानी आप ये किस्म की मेडिसिन होती है, आप कह लीजिए कि मेडिसिन के तौर पर सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट को यूज़ किया जाता है। तो स्टूडेंट्स फिल वक्त तो हमारे पास ये अमाउंट में कह लीजिए कम लेकिन इम्पॉर्टेंट बातें थी जो कि हमने की यूजेस ऑफ सॉल्ट्स की हमारी डेली लाइफ में। डेली लाइफ हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसकी बात हो रही थी। आपको ईज़िली ये बात समझ आ गई होगी कि आप हर रोज़ ज़िंदगी में जो काम करते हैं उनमें इन सॉल्ट्स की कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। अब हम इनका यूजेस कहाँ पर देखेंगे, इन इंडस्ट्रीज़। इन इंडस्ट्रीज़ यानी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पर सॉल्ट्स की क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है जी। तो आइए इसको रीड करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले लिखा हुआ है कि सोडियम क्लोराइड इज़ यूज्ड फॉर। अब सोडियम क्लोराइड एक सॉल्ट है, अब देखते हैं इससे क्या क्या चीज़ें तैयार की जाती हैं। सबसे पहले इससे क्लोरीन तैयार होती है। क्या तैयार होती है? क्लोरीन। तो आप कहेंगे कि जी सोडियम क्लोराइड जो है वो एक सॉल्ट है। क्या है? सॉल्ट। और इंडस्ट्री में इस सॉल्ट से सबसे पहले क्लोरीन तैयार होती है, उसके बाद हाइड्रोजन क्लोराइड हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl। ठीक हो गया। इसके अलावा कॉस्टिक सोडा तैयार होता है ये भी एक प्रोडक्ट है। वॉशिंग सोडा जो कि हम ऊपर पढ़ कर आए हैं, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये भी हम ऊपर पढ़ कर आए हैं। तो ये 4-5 प्रोडक्ट हैं जो कि किससे तैयार हो रही हैं, एक सॉल्ट से, और इनको हम कहाँ पर तैयार करते हैं? इंडस्ट्री में। ठीक हो गया जी। ठीक है जी। इसके बाद स्टूडेंट्स हम आगे मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, वो है कि सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट क्या होता है? Na2CO3। इसको यूज़ किया जाता है सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। अब हार्ड वाटर सॉफ्टनिंग से क्या मुराद है? देखिए एक वाटर होता है वो कहलाता है हार्ड वाटर, और एक वाटर है वो कहलाता है सॉफ्ट वाटर। वो वाटर जो कि हम अपने डोमेस्टिक लेवल पर यूज़ करते हैं, चाहे वॉशिंग के लिए यूज़ करें, चाहे ड्रिंकिंग के लिए यूज़ करें, वो वाटर सॉफ्ट वाटर कहलाता है। और सॉफ्ट वाटर में मिनरल्स जो हैं वो स्पेसिफिक अमाउंट में होते हैं, इस वजह से वो हम यूज़ करते हैं। हार्ड वाटर जो होता है उसमें मिनरल्स की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, सॉल्ट्स बहुत ज़्यादा पहले से, जैसे सी वाटर, समुद्री पानी। अब जो समंदर का पानी है वो बेशक पानी है लेकिन हम उसे पी नहीं सकते क्योंकि उसमें सॉल्ट्स बहुत ज़्यादा अब अगर आप चाहते हैं सॉरी अब अगर आप चाहते हैं कि आपके पास हार्ड वाटर है और उसको आपने सॉफ्ट बनाना है, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। ठीक है। तो अगर आपके पास क्या है? हार्ड वाटर है, और उस हार्ड वाटर को आपने क्या बनाना है? सॉफ्ट वाटर। तो इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, के वाटर को सॉफ्ट बनाया जा रहा है। और इसके लिए एक सॉल्ट यूज़ होता है जिसका नाम स्टार्टिंग में नाम दिया गया है सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3। यानी अगर आप हार्ड वाटर में सोडियम कार्बोनेट को ऐड करते हैं तो वो हार्ड वाटर क्या बन जाएगा? सॉफ्ट वाटर। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर।
अब आपने देखा कि ये काम इंडस्ट्री में ही हो सकता है कि आप वाटर को लें और उसको साफ़ करें, ठीक है। इसके अलावा कहाँ यूज़ होता है सोडियम कार्बोनेट, तो लिखा हुआ है फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास एंड सोप, यानी ग्लास बनाने के लिए, शीशा, और उसके अलावा सोप यानी साबुन बनाने में भी ये इस्तेमाल होता है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट है पोटेशियम नाइट्रेट। तो आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि पोटेशियम नाइट्रेट इज़ यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ गन पाउडर। गन पाउडर आपको पता होगा, जो गन्स हैं उसमें जो पाउडर डलता है वो, एंड फायरवर्क्स कहते हैं आतिशबाजी। ये जो आपने देखा होगा कि इंडिपेंडेंस डे अब आने वाला है, आपको पता है 14 अगस्त, तो 14 अगस्त पे मोस्टली लोग जो हैं वो फायरवर्क्स का यूज़ करते हैं। इसके अलावा अक्सर जो वेडिंग्स वगैरह हैं, शादियां वगैरह हैं, उनमें भी फायरवर्क्स का यूज़ होता है। वो एक अलग बात है कि ये इलीगल प्रोसेस है और इसमें जो प्रॉपरली है ये प्रोहिबिटेड है, ठीक है। इसको बिल्कुल भी पाकिस्तान में अलाउस नहीं है, ये किसी भी ह्यूमन को अलाउ नहीं है कि वो फायरवर्क करे। लेकिन फिल वक्त क्योंकि हम कॉन्सेप्चुअली यूज़ ऑफ सॉल्ट्स पढ़ रहे हैं, इस वजह से हम यहाँ पर ये डिस्कस कर रहे हैं कि फायरवर्क्स यानी जो आतिशबाजी होती है, उसमें जो आतिशबाजी करवाई जाती है, उसमें जो कह लीजिए जो यूज़ किए जाते हैं पटाखे वगैरह, तो वो सारे फायरवर्क्स पोटेशियम नाइट्रेट से तैयार किए जाते हैं, ठीक है जी। और उसमें कुछ दूसरे सॉल्ट्स भी होते हैं जिनका एक अपना स्पेसिफिक कलर होता है। आपने देखा होगा जब फायरवर्क्स होती हैं तो वो ऊपर जाने के बाद जो आपके पास क्या कहते हैं पटाखा होता है, उसका एक स्पेसिफिक कलर होता है, ठीक है। इट इज़ आल्सो यूज्ड एज अ फर्टिलाइज़र यानी खाद के तौर पर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास फिर आ जाता है पोटैश एलम। इसके बारे में वैसे हमने पहले भी पढ़ा हुआ था, लेकिन वो हमने ह्यूमंस के रोल में पढ़ा था कि ह्यूमन का उसको क्या फ़ायदा है, जिसको हमने फिटकरी का नाम दिया था। तो यहाँ पर पोटैश एलम का कुछ और फंक्शन है इंडस्ट्री में, तो आइए वो देखते हैं कि पोटैश एलम इज़ यूज्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। ये तो पहले भी हमने पढ़ा था कि वाटर की प्यूरिफिकेशन के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा डाइंग क्लॉथ को डाइंग करने के लिए, कलर देने के लिए, एंड फॉर टैनिंग हाइड्स, टैनिंग यानी चमड़ा जो होता है उसको रंगने के लिए, टैनिंग करने के लिए, ये एक स्पेसिफिक प्रोसीजर होता है जिससे जो आपने देखा होगा जो चमड़ा है उसको गुजारा जाता है और वो प्रॉपरली जो है वो प्रिपेयर होता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि यही चमड़ा जो है, जो हाइड्स जो कि प्रोटीन होती हैं, जब इनकी टैनिंग की जाती है तो बाद में इनको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इतना ज़्यादा कि आप ये देखिए कि ये जो चमड़ा होता है जिसको हम खाल भी कहते हैं, इससे आपकी स्पोर्ट्स आइटम्स तैयार की जाती हैं, शूज़ प्रिपेयर होते हैं, जैकेट्स तैयार होती हैं, ठीक है, जो कि सीज़न में यूज़ होती हैं। फिर नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट को एज अ फंगीसाइड्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसके इलेक्ट्रोप्लेटिंग के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो स्टूडेंट इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, मैं अगर इसको ईजी करके आपको बताऊं तो कभी ना कभी आपने ये सुना होगा कि जी मेरे पास ये एक फ़लाँ कह लीजिए मेटल है जिस पर मैंने सोने का पानी चढ़ाना है या सिल्वर का पानी चढ़ाना है। ये वर्ड हमारी रूटीन लाइफ में यूज़ होते हैं। असल में ये एक प्रोसेस होता है जिसको हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। इसमें क्या होता है कि एक मेटल पर दूसरी मेटल को प्लेट कर देते हैं, यानी उसके ऊपर उसको पेस्ट करवा देते हैं एक स्पेसिफिक मेथड के थ्रू, विच इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये आप हायर स्टडीज़ में या हायर क्लासेस में जो है इसके बारे में प्रॉपरली रीड करेंगे। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स आज जो हमारा टॉपिक है, आप कह लीजिए वर्क फॉर डे 10, वो यहाँ तक कंप्लीट होता है, जिसमें आपने देखा कि हमने 2 इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स की बात की, जिसमें हमने यूजेस ऑफ सॉल्ट्स की डिस्कशन की इंडस्ट्रीज़ में और उसके साथ हमारी डेली लाइफ में। तो आज हम वर्क फॉर डे 10 जो है वो यहाँ तक कंप्लीट करते हैं। उसके साथ साथ जैसा कि आपको पहले भी बताया गया कि होम असाइनमेंट्स के तौर पर आपने इसमें से MCQs बनाने हैं। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, डियर स्टूडेंट्स, आज हम वर्क फॉर डे 11 से अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे, विच इज़ pH स्केल। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में प्रॉपरली सॉल्ट के टॉपिक को डिस्कस किया था, जिसमें हमने सॉल्ट्स की यूजेस
और उससे रेलिवेंट उन सॉल्ट्स का रोल इन ह्यूमन बॉडी, इन इंडस्ट्रीज एटसेट्रा, उसकी डिस्कशन हमने प्रॉपरली अपने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट की थी। तो स्टूडेंट्स, अगर आप थोड़ी देर के लिए अपने चैप्टर के स्टार्ट पर जाकर अपने चैप्टर के स्टार्टिंग जो मेन हेडिंग है आपके चैप्टर की, अगर आप उसको रीड करिए तो उस हवाले से आप कह लीजिए कि आपका चैप्टर एक हिसाब से कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि आपके चैप्टर का नाम था एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो अभी तक हम लेक्चर 10 तक अपने ये टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं। लेक्चर 10 नहीं बल्कि हम कहेंगे डे 10 तक। तो वर्क फॉर डे 10 तक हम सॉल्ट्स के टॉपिक तक चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब जो टॉपिक स्टार्ट करने हम जा रहे हैं, ये टॉपिक इस चीज़ की एक्सप्लेनेशन करेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि अगर हमें कोई गिवन कंपाउंड दिया जाए वो एसिड होगा, बेस होगा या सॉल्ट होगा। तो इस वजह से आप एक हिसाब से कह लीजिए कि एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स की इंडिकेशन के लिए, उनकी इंडिकेशन के लिए अब हम कुछ टॉपिक्स डिस्कस करने लगे हैं। तो जिसमें से एक टॉपिक है पीएच स्केल। स्टूडेंट्स, पीएच स्केल को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि ये टॉपिक जो है ये हायर क्लासेस में डिस्कस करने वाला है। इसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी बुक में अवेलेबल नहीं है। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे लाइक 10th क्लास में, तो वहाँ पर आपको ये टॉपिक अच्छी तरह एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ने का मौका मिलेगा। अभी क्योंकि आपकी बुक में जिस तरह का मटेरियल प्रोवाइड किया गया है, हम उसी मटेरियल को साथ लेकर चलेंगे और उसी मटेरियल की बेस पर हम इस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैं आपको ये याद करवाना चाहता हूँ कि आपने एसिड एंड बेस की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, और आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम एसिड एंड बेस की इंडिकेशन के लिए हम ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। सॉल्ट की इंडिकेशंस के लिए ये टॉपिक्स नहीं हैं, ठीक है। तो आपको याद होगा, आपने एसिड की डेफिनेशन पढ़ी थी कि ऐसा कंपाउंड या ऐसा सोल्यूशन जिसमें H पॉजिटिव आयन क्रिएट होते हैं, वो सोल्यूशन क्या कहलाता है? एसिड। और जिस सोल्यूशन में हाइड्रो ऑक्साइड आयंस हाइड्रो ऑक्साइड आयंस यानी OH आयंस जनरेट होते हैं, उनको हमने क्या नाम दिया था? बेस। तो हम सबसे पहले तो एक ऐसी एग्जांपल को लेकर चलेंगे जो कि एज अ एसिड भी हमें समझ आएगी और एज अ बेस भी। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास वाटर है और वाटर के अंदर मैं एसिड को ऐड कर दूंगा, तो वाटर जो है वो एसिड की प्रॉपर्टीज़ को शो करेगा। और अगर मैं वाटर के अंदर बेस को ऐड कर दूंगा तो वाटर किसकी प्रॉपर्टीज़ को शो करेगा? बेस की। इट मीन्स डैट वाटर एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है। अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से स्टार्ट करें कि हम वाटर का फॉर्मूला लिखें विच इज़ H2O, तो आपको पता है कि वाटर जब भी स्प्लिट होता है, ये आपको पता होना चाहिए कि वो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस में स्प्लिट होता है। H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस में। अब आपको पता है कि जिस चीज़ में H पॉजिटिव होता है वो क्या होता है? एसिड। और जिसमें OH नेगेटिव होता है वो क्या है? बेस। इट मीन्स डैट कि वाटर अपने अंदर एज अ एसिड और एज अ बेस दोनों प्रॉपर्टीज़ को रखता है, जिस वजह से हम ये कहते हैं कि एसिड एंड बेस की प्रॉपर्टीज़ रखने की वजह से वाटर एक न्यूट्रल कंपाउंड है। न्यूट्रल कंपाउंड है। न्यूट्रल का मतलब ये होगा कि जो दोनों की प्रॉपर्टीज़ को रखेगा। इसी वजह से जब हम वाटर के अंदर एसिड को पुट करते हैं तो वाटर एसिड H पॉजिटिव आयन की बेस पर उसकी प्रॉपर्टीज़ को शो करना स्टार्ट कर देता है। और जब हम OH नेगेटिव आयन जो कि वाटर में ही मौजूद है, अगर इसमें कोई बेस डालेंगे तो वो इन प्रॉपर्टीज़ की बेस पर बेस की प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करता है। इट मीन्स डैट वाटर एक क्या है? न्यूट्रल कंपाउंड। अब स्टूडेंट्स, बात कुछ इस तरह की है कि क्योंकि एसिड एंड बेसिस की प्रॉपर्टीज़ को हमने सेपरेट पढ़ा, इनकी एक्सप्लेनेशन भी हमने सेपरेट की, तो इसी वजह से अब इनकी इंडिकेशन करने के लिए भी हम एक स्केल यूज़ करेंगे जिसको हम सेपरेट वे से समझने की कोशिश करेंगे।
तो आइए उसी स्केल की तरफ मूव करते हैं जिसको अभी हमने क्या नाम प्रोवाइड किया है, pH स्केल। बेटा इधर P का मतलब क्या है वो सुन लीजिए, P मीन्स नेगेटिव लॉग, ठीक है, ये आप मैथमेटिक्स में ये यूज़ करते हैं लॉग का वर्ड। बहरहाल यहाँ पे P का मतलब क्या है, नेगेटिव लॉग, और यहाँ पर H का मतलब है H पॉजिटिव आयन। मतलब कि H पॉजिटिव आयन का अगर आप नेगेटिव लॉग लेंगे तो ये फिर आपके स्केल का नाम पूरा होता है, विच इज़ कॉल्ड pH स्केल। ठीक है जी। अब मैं आपको एक एडिशनल बात यहाँ पर बता दूँ कि आपकी बुक में pH स्केल का टॉपिक है, जबकि ये असल में एक नहीं 2 टॉपिक हैं। दूसरा टॉपिक जो है मैं इसके ऊपर ही मेंशन कर देता हूँ, उसको हम नाम देते हैं POH स्केल। तो असल में ये स्केल 2 तरह की हैं, और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आपकी बुक में पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है इस आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो मैं सिर्फ उतनी ही एडिशन करूँगा जितनी ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो इधर POH स्केल का मतलब फिर क्या होगा, P का मतलब तो सेम माइनस लॉग, और OH का मतलब क्या होगा, OH नेगेटिव यानी हाइड्रो ऑक्साइड आयंस। यानी pH स्केल जो है वो एसिड की डिटर्मिनेशन के लिए यूज होता है, ठीक है, उसको डिटर्मिन करने के लिए, जबकि POH स्केल जो है वो किसके लिए यूज होता है, बेस की डिटर्मिनेशन के लिए। ठीक है जी। लेकिन बात कुछ इस तरह की है कि यहाँ पर pH स्केल को यूज ऐसे किया गया है कि वो एज अ एसिड भी प्रॉपर्टीज बता सकता है वो स्केल, और एज अ बेस भी। इसी वजह से आपकी बुक में POH स्केल का टॉपिक जो है वो मेंशन नहीं किया गया। ठीक है जी। तो आइए सबसे पहले तो अब हम pH स्केल की डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। तो डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन ये है कि अ स्केल विच इज़ यूज टू मेजर, एक ऐसा स्केल जिसको इस्तेमाल किया जाएगा मेजर यानी पैमाइश करने के लिए, द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस, यानी एक एसिड और या फिर बेस की स्ट्रेंथ कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है कितना वीक है, इस चीज़ को चेक करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, pH स्केल। तो स्टूडेंट्स अब जाहिर सी बात है, अब आपको ये बात कंफर्म हो गई है कि हमने pH स्केल को एसिड या फिर बेस, इन दोनों में से किसी एक की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए यूज़ करना है। ठीक है जी। तो अब क्योंकि एसिड और बेस दोनों चीज़ें हैं, इस वजह से अब हम इनको क्या नाम देंगे, सॉल्यूशन। तो आपके पास या तो सॉल्यूशन एसिड का होगा या फिर बेस का होगा। अब अगर आप यहाँ पर देखें, अगर आपके पास सॉल्यूशन एसिड का है या बेस का है, तो अभी बात की कि मेजर करने के लिए आप pH स्केल यूज़ करते हैं। यहाँ पे एक और एडिशन हो चुकी है कि मेजर करने के लिए pH स्केल तो है ही, लेकिन उसको pH स्केल से पहले जो एक चीज़ यूज़ की जाती है, इट इज़ कॉल्ड pH पेपर। ये एक स्पेसिफिक पेपर होता है pH पेपर, जिसके ऊपर मेजरमेंट की जाती है और फिर स्केल के साथ उसको दोबारा मेजर किया जाता है। ठीक है जी। और इसके अलावा pH पेपर के अलावा आप यूनिवर्सल इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं। यूनिवर्सल का मतलब है कि जिसमें डिफरेंट कलर्स होंगे, डिफरेंट क्या होंगे, कलर्स होंगे। अब अगर आप इस pH पेपर और यूनिवर्सल इंडिकेटर को देखें तो आप ये कह सकते हैं कि ये आपके पास 2 तरह के डिफरेंट सोर्सेज हैं जिनसे आप किसी भी एसिड या बेस को क्या कर सकते हैं, इजीली मेजर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इजीली मेजर कर सकते हैं। तो आइए हम सबसे पहले तो इस चीज़ को देख लेते हैं और देखते हैं कि कैसे इनकी मेजरमेंट होगी, और कैसे हम ये देखेंगे कि यूनिवर्सल इंडिकेटर के कुछ स्पेसिफिक कलर होंगे, जिन कलर को हमने एज अ MCQs के तौर पर याद करना है कि अगर एसिड है तो उसमें यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या कलर शो करेगा, और अगर वो एसिड से टर्न बेस हुई है तो वो क्या कलर शो करेगा। तो स्टूडेंट्स इसके लिए आप बुक के पेज नंबर 90 पर आ जाइए। अब कम से कम आपको अभी तक ये समझ आ जाना चाहिए कि pH स्केल क्या है, pH मीटर क्या है और यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है। जी, पेज नंबर 90 पर pH स्केल का टॉपिक है, द स्केल विच इज़ यूज टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और अल्कलीन सोल्यूशन इज नोन एज pH स्केल। ठीक है, अल्कलीन सोल्यूशन, सॉरी अल्कलाइन सोल्यूशन मीन टू से बेस। ठीक है, द pH ऑफ अ सोल्यूशन कैन बी फाउंड विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर और pH पेपर।
यानी अगर आपने pH को फाइंड करना है किसी भी सॉल्यूशन की, यानी कोई भी सॉल्यूशन है जिसका pH आपने फाइंड करना है, तो उसके लिए आप जो सोर्स इस्तेमाल करेंगे वो या तो यूनिवर्सल इंडिकेटर इस्तेमाल आप करेंगे यहाँ पर, या फिर क्या यूज़ करेंगे, pH पेपर। तो सबसे पहले तो हम यूनिवर्सल इंडिकेटर की बात यहाँ पे डिस्कस करने लगे हैं। इसको आप सुनिएगा और ये आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है। अ यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर हैज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल डाइज कोटेड ऑन इट। डाइज यानी उनको रंगा जाता है यूनिवर्सल इंडिकेटर को। ये एक पेपर होता है जिस पे डिफरेंट कलर्स मौजूद होते हैं, ठीक है। इट शोज डिफरेंट कलर्स फॉर डिफरेंट pH वैल्यूज ऑफ द सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन के एतबार से इसके ऊपर डिफरेंट कलर्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं, ठीक है। ये एक स्ट्रिप होती है जिस स्ट्रिप के ऊपर डिफरेंट कलर्स जो हैं वो होते हैं। यहाँ से आपने अंडरलाइन करना है, ये इंपॉर्टेंट MCQs हैं। इन एन एसिडिक सोल्यूशन, अब अगर कोई एसिडिक सोल्यूशन है तो कलर चेंजेस फ्रॉम येलो टू ऑरेंज, यानी अगर तो कोई एसिडिक सोल्यूशन है तो कलर येलो से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑरेंज में। एंड देन रेड एज द pH डिक्रीजेज, जैसे जैसे pH डिक्रीज होगी तो उसका कलर क्या होगा, रेड। यानी अगर आप इसको यूं पढ़ें कि मैं फॉर एग्जांपल कह देता हूं, जैसा कि मैंने आपके सामने अभी ये स्केल बनाया हुआ है, इट इज़ कॉल्ड pH स्केल, ठीक है। अब इसके ऊपर अगर आप pH की वैल्यूज़ देखें तो मैंने 0 से लेकर 14 तक लिखी हुई हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि स्टूडेंट सबसे डिक्रीज वैल्यू उसमें कौन सी है या सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, तो जाहिर सी बात है आप कहेंगे 0। इट मीन्स डैट कि यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर की, तो वो भी इसी तरह जो सबसे डिक्रीज वैल्यू होगी उस पर उसका कलर क्या होगा, रेड। लेकिन जैसे जैसे वो इंक्रीज होगा तो उसका कलर ऑरेंज होगा, ऑरेंज से फिर येलो होगा, ठीक है, जो कि चेंज होना है। द कलर एंड देन रेड एज द pH डिक्रीजेस, द कलर चेंजेस फ्रॉम इंडिगो टू वॉयलेट व्हेन pH चेंजेस फ्रॉम 7 to 14। यानी ये तो मैंने आपको बात यहाँ तक बताई, जब आप 7 से ऑनवर्ड 14 की तरफ जाएंगे तो उसका कलर किस से किस में चेंज होगा, आपको नज़र आ रहा है, इंडिगो से वॉयलेट में, ठीक है। अब ये आपने MCQs जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आपने फिल वक्त याद करने। देखिए अब आप इस चीज़ को कैसे तस्लीम करेंगे जब तक आप इसको परफॉर्म नहीं करेंगे कि इंडिगो से वायलेट कैसे होता है, वॉयलेट। इसके लिए प्रैक्टिकल करना यानी परफॉर्मेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि प्रॉपरली मैट्रिक यानी 10th क्लास के बाद जो प्रैक्टिकल्स होते हैं वहाँ पर स्टूडेंट्स को परफॉर्म करवाया जाता है। जब यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर को वो यूज़ करते हैं तो यूज़ करते वक्त उन्हें ये प्रॉपरली पता होता है कि अगर कलर इंडिगो से वॉयलेट की तरफ चेंज हो रहा है, इट मीन्स डैट के pH जो है वो 7 से 14 के दरमियान है, ठीक है। हम इस लेवल पे इनको याद करते हैं, इनको अपने माइंड में प्रॉपरली इनको प्रिपेयर करते हैं इन चीज़ों को कि ये कलर इसमें चेंज होगा, इस तरह ये चेंज होगा और इस तरह ये चेंज होगा। इनको हम राइट कर लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं। फिर जब हम मैट्रिक क्लास तक पहुंचेंगे तो हमारे पास नोट्स तो अवेलेबल होते हैं, तो हम वहाँ पर जब प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस करेंगे तो प्रैक्टिकली जब हमारी आंखों के सामने ये परफॉर्मेंस होगी तो उसको परफॉर्म करने के बाद हम नोट्स से उनको जब मैच करेंगे तो यही करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि अब आपकी बुक में ये लिख दिया गया है कि जब pH 7 से 14 होगी तो उसके ड्यूरिंग जो कलर है वो इंडिगो से वॉयलेट होगा, तो असल में ये लिखते वक्त इससे पहले परफॉर्मेंस की गई है, ठीक है। लेबॉरेटरी के अंदर, केमिस्ट्री लेबॉरेटरी के अंदर ये परफॉर्मेंस की गई है, परफॉर्मेंस करके आंसर निकाला गया है और फिर उस आंसर को थ्योरी की फॉर्म में आपकी बुक्स में लिखा गया। तो फिल वक्त आपको ये तस्लीम करना पड़ेगा, इन चीज़ों को मानना पड़ेगा जो आपको यहाँ पर लिखी हुई मिली हैं, आपको इनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब नीचे आइए, आपके पास एक एक्टिविटी है विच इज़ एक्टिविटी 6.6, एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगी कि एसिड की वैल्यू क्या होगी एंड बेस की वैल्यू क्या होगी और उनके कलर्स। तो देखिए इसमें आपने अप्रेटिस क्या लिया है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने लिया हुआ है pH पेपर, ठीक है। फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है, अंडरलाइन करके लिख लीजिए बेस। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसे भी अंडरलाइन करिए, ये भी एक बेस है। विनीगर सोल्यूशन, ये एक एसिड है। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये इटसेल्फ उसके साथ लिखा हुआ है तो ये क्या है, एसिड।
इट मीन्स दैट आपने 2 बेस लिए हैं और 2 क्या लिए हैं, एसिड। अब आइए प्रोसीजर की तरफ कि इसको परफॉर्म कैसे किया जाएगा। कहते हैं जी ऐड सेपरेट स्ट्रिप्स ऑफ पीएच पेपर इन डिफरेंट सॉल्यूशन, यानी आपके पास डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं, उसमें आप पीएच पेपर की स्ट्रिप को ऐड कर दीजिए। ऑब्जर्व द चेंज इन कलर ऑफ द स्ट्रिप्स एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस, कि जैसे ही आप उनको डिप करेंगे तो डिप करने के बाद उस पीएच पेपर का कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए 2 बेसिस हैं, 2 एसिड्स हैं, तो ये असल में आपके पास 2 डिफरेंट कह लीजिए सॉल्यूशंस हैं जिसमें आपने अपने पीएच पेपर को क्या करना है, डिप करना है। अब जाहिरी सी बात है सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी एक बेस है, लेकिन दोनों की पीएच वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी, एक की ज़्यादा होगी एक की कम होगी। इसी तरह विनीगर एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है जी। तो नीचे क्या लिखा है उसी की ऑब्जर्वेशन को उन्होंने बता दिया एज अ कंक्लूजन। वो कहते हैं यू विल ऑब्जर्व दैट डिफरेंट शेड्स ऑफ कलर अपीयर ऑन ईच स्ट्रिप ऑफ पीएच पेपर, कि जो आपने पीएच पेपर डिप किए थे उन सब के ऊपर डिफरेंट कलर का शेड आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये आपके 4 सॉल्यूशंस हैं, ठीक है, ये HCl है, ये विनीगर है, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, ये बीकर्स में पड़े होंगे चारों सॉल्यूशन। आपने स्ट्रिप लेनी है, उस स्ट्रिप को चारों के अंदर डिप कर देना है। जब आप डिप करेंगे तो आपको उस स्ट्रिप का कलर चेंज होता हुआ नज़र आएगा, उस पर कुछ ना कुछ शेड नज़र आएगा पीएच पेपर पर। बाय कंपेयरिंग द कलर्स विद चार्ट प्रोवाइडेड विद द पीएच पेपर, यानी आपको पीएच पेपर, अब आपकी स्ट्रिप का तो कलर चेंज हो गया, फॉर एग्जांपल एक रेड आ गया, एक वॉयलेट आ गया, एक ग्रीन आ गया, एक ब्राउन आ गया। अब ये 4 कलर तो आ जाएंगे, अब आप उनको मेजर कैसे करेंगे कि ये कौन कौन से कलर्स पे क्या पीएच है। तो आपको साथ एक चार्ट दिया जाता है जिस चार्ट के ऊपर पहले से ही कलर्स बने होते हैं और उन पर पीएच लिखी होती है। फॉर एग्जांपल विनीगर की अगर बात की जाए तो विनीगर एक एसिड है, आप ये जानते हैं, ठीक है। तो विनीगर को अगर पीएच स्केल के पेपर पर देखा जाए या पीएच पेपर पे, तो उसका कलर जो बुक पे हमें दिया गया है वो है येलो, यानी विनीगर का शेड क्या आना चाहिए, येलो। अगर वो येलो आता है तो उसकी पीएच का आंसर 3 होगा, यानी पीएच स्केल पर जो पीएच पेपर, ये आपको एज अ स्केल दिया जाएगा, इस पर अगर आप 3 को देखें तो 3 पर कलर होता है येलो। क्या कलर होता है, येलो। अब आपके पास अगर विनीगर है और विनीगर की स्ट्रिप आपके पास तैयार है, तो जब आप उसको निकालेंगे तो उसकी स्ट्रिप का जो शेड आएगा वो येलो आएगा। इट मीन्स दैट विनीगर येलो है और येलो पे पीएच का आंसर क्या है, 3। तो आप कहेंगे कि जो पीएच ऑफ विनीगर है वो क्या है, 3। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। इसी तरह बाकियों की पीएच भी होगी। अच्छा जी, अब आगे मूव करते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैव पीएच वैल्यू 1 to 2, pH of weak acid is between 3 to 6, strong alkalis is 12 to 14। इस बात को आप इस तरह ना समझिए, ये आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इन लाइंस को समझने के लिए आप 1 मिनट के लिए पेज नंबर 92 पर आ जाइए। पेज नंबर 92 के ऊपर एक आपको स्ट्रिप बनी नज़र आ रही होगी जो कि असल में पीएच स्केल की स्ट्रिप है, और वही स्ट्रिप पेज नंबर 92 से मैंने यहाँ पर ड्रॉ की है। अब देखिएगा ज़रा इस स्ट्रिप पर कि हमें कैसे पता चलेगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन से हैं, वीक एसिड्स कौन से हैं। तो स्टूडेंट्स 0, 1, 2 यानी इन 3 पीएच वैल्यूज़ पर आप कहते हैं कि आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, यानी जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स होंगे उनकी पीएच 0, 1 और 2 होगी। अब 3, 4, 5 और 6 ये आपके पास आ जाते हैं वीक एसिड्स, यानी जो एसिड्स वीक हैं उनकी पीएच ये होगी। जैसे विनीगर है तो विनीगर एक वीक एसिड कंसीडर किया जाता है, ठीक है जी। 7 को आप कह लीजिए कि जो पीएच किसी भी कंपाउंड की या सॉल्यूशन की 7 होगी वो कहलाएगी न्यूट्रल। क्या कहलाएगी, न्यूट्रल। इसी वजह से वाटर को न्यूट्रल कहा जाता है, क्योंकि वाटर को न्यूट्रल कंपाउंड इसीलिए कहा जाता है या न्यूट्रल सॉल्यूशन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वाटर की जो पीएच होती है वो कितनी होती है, 7। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। इसके बाद
8, 9, 10, 11 ये आपके पास आ जाती है वीक बेस, यानी जितनी भी वीक बेसिस होंगी, बेस या बेसिस कह लीजिए, उनकी pH 8, 9, 10 और 11 इनमें से कोई एक होगी। और 12, 13 एंड 14 ये कंसीडर होती हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस, स्ट्रॉन्ग बेसिस की pH। ठीक हो गया। यानी अगर आप किसी भी कंपाउंड की pH पेपर के ऊपर चेक करते हैं, मतलब आपने एक सोल्यूशन लिया, जैसे अभी मैंने आपको विनीगर की एग्जांपल दी, आपने एक सोल्यूशन लिया विनीगर का, उसमें pH पेपर को डिप किया, डिप करके निकाला तो उसके ऊपर कलर का शेड क्या आया, येलो। तो येलो कलर, इनमें कलर्स आपको अब पेज नंबर 92 पर बने हुए नज़र आ रहे होंगे। उसके लिए आपको बुक पे पेज नंबर 92 पर देखना पड़ेगा। इसी स्ट्रिप को पेज नंबर 92 पे आपको नज़र आ रहे होंगे डिफरेंट कलर्स। उसमें से आप देखिए कि जो येलो कलर है वो 3 है, उसकी pH क्या है 3। अब इसको ज़रा आप फिंगर रखिए 3 पर, मैं आपको बताता हूँ कि ये विनीगर कैसे है। 3 का कलर आपको येलो नज़र आ रहा है, ऐसा ही है। नीचे चले जाइए, नीचे एक टेबल बना हुआ है, उस टेबल में आपको विनीगर लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा और उसके आगे pH लिखी हुई नज़र आ रही होगी 3। इट मीन्स डैट कि जो भी चीज़ 3 पर है उसका कलर क्या होगा, येलो। तो जब हमने उस स्ट्रिप को डिप करके निकाला तो उसका कलर था येलो। इट मीन्स डैट कि विनीगर का कलर येलो आया है, और उसी येलो कलर की स्ट्रिप को हमने pH स्केल के साथ, जो कि ये है, जो कि आपको बुक पे भी नज़र आ रहा है, जिसके कलर्स हैं, वो चार्ट आपको दिया जाएगा, आप रख के चेक करेंगे। आपने देखा कि 3 के ऊपर मैच कर रही है, तो आपने कह दिया कि असल में जो विनीगर है उसका कलर येलो है और उसकी pH क्या है 3। इसी तरह आप कह सकते हैं कि 3 होने की वजह से विनीगर क्या है फिल वक्त, वीक एसिड। और इसी तरह आप सारे ये 0 से लेकर 14 तक आपके पास ये pH स्केल जो मौजूद है, अवेलेबल है, ये 0 से लेकर 14 तक मौजूद है। और इसी रेंज में आप देख सकते हैं कि 7 पर न्यूट्रल सॉल्यूशंस आते हैं, 7 से लेस देन जो हैं वो एसिड्स हैं, 7 से हाई जो हैं, ऊपर की जो अमाउंट्स हैं वो क्या हैं, बेसिस हैं। फिर उन्हें 2 जगह डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कि न्यूट्रल से जो कम एसिड्स हैं वो 2 तरह के हैं, कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं और एक वीक एसिड्स हैं। इसी तरह बेसिस को भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, एक जगह वीक बेसिस पर और एक जगह स्ट्रॉन्ग बेसिस पर। और फिर उनको आपने स्पेसिफिक रेशो दे दी कि 0, 1, 2, इन पर जो भी वैल्यूज आएंगी वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहलाएंगे। इन पर यानी जो भी कलर्स आपको बुक में दिए गए हैं आपको ये याद करने पड़ते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल रेड कलर है तो रेड पर pH 0 है, ठीक है, तो 0 pH किसकी होती है, प्योर सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड जो है उसका कलर 0, उसका कलर रेड आता होता है, जिसकी pH क्या होती है 0। तो आपकी बुक में क्योंकि आपको बताया गया है कि आपका सिलेबस जो है जितना गिवन है उस हिसाब से आपको बताना है, तो उन्होंने कलर्स दे दिए हैं कि बेटा आप कलर्स याद कर लीजिए। उसी बेस पर नीचे एक टेबल दे दिया जिसमें आपको pH लिखी हुई नज़र आ रही होगी, और उनके साथ कुछ कह लीजिए कि आपको मटेरियल्स दे दिए गए हैं लाइक विनीगर, टोमेटो, जिनकी pH लिख दी गई है, जिनको आपने याद करना है, ठीक है। तो आपका याद करने वाला मटेरियल जो है वो ज़्यादा है। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको ये अभी जो हमने एक्टिविटी परफॉर्म की ये अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अब पेज नंबर 91 पे हम नीचे मूव करेंगे, pH एंड इट्स रेंज 0 to 14 इन एक्वस सॉल्यूशंस या एक्वस मीडियम। एक्वस मतलब वाटर के अंदर ये सॉल्यूशंस की अब हम बात करने लगे। तो आइए इसे रीड करते हैं। बात स्टार्ट हो रही है, प्योर वाटर आयोनाइजेज वेरी स्लाइटली इनटू हाइड्रोजन एंड हाइड्रो ऑक्साइड आइंस। कि आपके पास जो प्योर वाटर होता है ये आयोनाइज होता है, मतलब आइंस बनाता है, और वो आइंस कौन सी होती हैं, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, जिसको हम हाइड्रोजन आयन और हाइड्रो ऑक्साइड आयंस कहते हैं। However, the concentrations of hydrogen ion and hydro oxide ions in pure water are equal. Equal का मतलब बराबर हैं। देखिए अगर ये वाटर स्प्लिट हुआ है, अगर एक H पॉजिटिव आयन बना है तो एक ही OH नेगेटिव आयन बना है। अगर 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स होते तो 2H पॉजिटिव बनता,
2 हाइड्रोजन आइन और 2 ही OH नेगेटिव बनता है, यानी 2 हाइड्रो ऑक्साइड आइंस। इट मीन्स दैट कि वाटर के अंदर जितने हाइड्रोजन आइन होंगे उतने ही हाइड्रोक्साइड आइंस होंगे, यानी उनकी कंसंट्रेशन क्या होगी, इक्वल। एसिड्स ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आइन इन वाटर। देखिए, अगर आप कोई एसिड डालते हैं, अब ये एग्जांपल आपने सुननी है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मेरे पास ये एक बीकर है, जिस बीकर के अंदर आपके सामने मैंने यहाँ पर लिया हुआ है वाटर, ठीक है। और वाटर हम पहले सीख चुके हैं कि वाटर जो है वो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव इन आइंस में टूटेगा। लेकिन अब क्योंकि हम बात करने लगे हैं एक्वस सॉल्यूशन की, और ऐसा एक्वस सॉल्यूशन वो जब किसकी वजह से बन रहा है, एसिड की वजह से। देखिए, एक्वस सॉल्यूशन से मुराद क्या होता है, ये हमने पहले भी सीखा हुआ है कि आपके पास वाटर है, वाटर के अंदर आप कोई भी चीज़ ऐड करते हैं तो उसके मिक्सचर से जो सॉल्यूशन तैयार होता है, इट इज़ कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन। तो अब आप वाटर लेंगे, वाटर में आप एसिड ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल आप वाटर में HCl प्रोवाइड कर रहे हैं या HCl ऐड कर रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप जैसे ही HCl को ऐड करेंगे वाटर में, तो HCl भी स्प्लिट होकर क्या बना देगा, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अब आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा कि H पॉजिटिव जो है वो एसिड को प्रेजेंट करता है, तो आप जितना HCl डालेंगे उस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयंस जो हैं उनकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ज़्यादा। वाटर में भी H पॉजिटिव हैं और इधर से HCl में भी H पॉजिटिव आयंस हैं, उनकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ज़्यादा। इस लाइन को अब हम दोबारा रीड करेंगे, उन्होंने यही बात बताई है। एसिड्स ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर, कि जब वाटर के अंदर एसिड को डिसॉल्व किया जाएगा यानी उसका एक को सॉल्यूशन बनाया जाएगा, तो ये इंक्रीज कर देगा कंसंट्रेशन किसकी, हाइड्रोजन आयन की वाटर के अंदर। ठीक हो गया। इसी तरह बेस के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन जाहिरी सी बात है अगर H पॉजिटिव वाटर में H पॉजिटिव अगर एसिड के लिए यूज किया गया है, तो बेस के लिए क्या यूज किया जाएगा, OH नेगेटिव, विच इज कॉल्ड हाइड्रो ऑक्साइड। तो आइए उसके बारे में क्या लिखा हुआ है, अल्कलीज ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर, कि अगर आप बेसिस का एक को सॉल्यूशन बना लें तो ये डिक्रीज कर देता है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन वाटर एज कंपेयर टू हाइड्रो ऑक्साइड आयंस। यानी जैसे ही आप वाटर के अंदर किसी बेस को डालेंगे तो बेस को पुट करने की वजह से OH नेगेटिव आयंस क्या हो जाएंगे, ज़्यादा। ये कैसे होंगे, देखिए आपने वाटर लिया फॉर एग्जांपल, उसमें एक बेस ली। अब हम बेस के लिए इधर क्या लिख देते हैं, हम इधर लिख देते हैं फॉर एग्जांपल NaOH। अब आप जानते हैं कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। अब जब ये बेस स्प्लिट होगी तो ये क्या बना देगी, आपके सामने ये बना देगी Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस। ऐसा ही है। अब क्या होगा, अब ये होगा जैसे ही ये आयंस आपके पास बन जाएंगे Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव, तो इन आयंस के बनने की वजह से आपको नज़र आ रहा होगा कि वाटर में अब H पॉजिटिव की बात डिस्कस नहीं होगी, वाटर में अब किसकी बात डिस्कस होनी है, OH नेगेटिव की, क्योंकि अब हम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड की बात नहीं कर रहे, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेस। तो अब आप जब एक्वस सॉल्यूशन बना लेंगे एक बेस का, वाटर के अंदर एक बेस को पुट कर देंगे, तो वाटर में तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस बनेंगे, जबकि बेस के Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस। अब आप देख सकते हैं कि इस सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयंस की क्या हो जाएगी, कंसंट्रेशन जो है यानी उनकी जो मिकदार है वो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी, जिसके हाई होने की वजह से H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन यानी एसिड की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, रिड्यूस, कम हो जाएगी। ठीक है। इस लाइन को अब हम दोबारा रीड करेंगे, फिर ये हमें प्रॉपरली समझ आएगी कि बेसिस ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर, के जब बेसिस का एक को सॉल्यूशन बनेगा तो ये डिक्रीज कर देगी कंसंट्रेशन किसकी, हाइड्रोजन आयन की इन वाटर एज कंपेयर टू हाइड्रोक्साइड आयन, क्योंकि हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ज़्यादा। द ग्रेटर द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन सोल्यूशन द स्ट्रॉन्गर द एसिड इट इज,
जितने ज़्यादा हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होंगे उतने ही ज़्यादा एसिड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि वो एसिड को प्रेजेंट कर रहा है। द लेसर द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एज कंपेयर टू हाइड्रोक्साइड द स्ट्रोंगर द अल्कली इट इज। यानी अगर H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। और अगर H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कम है, OH नेगेटिव आयंस की ज़्यादा है, तो वो स्ट्रॉन्ग बेस होगी, ठीक है जी। इस बेस पर हमने इसको समझा। अब आप आगे आ जाइए पेज नंबर 92 पर। टॉप पर अभी रीडिंग रहती है, हम उसको रीड करेंगे। Hence, the scale which is used to measure the strength of an acid or base in an aqueous solution is based on the concentration of hydrogen ion and is termed as pH। तो ये बात जो मैंने आपको स्टार्ट में बता दी कि क्योंकि हमने एसिड और बेस की मेजरमेंट करनी होती है, तो उसी मेजरमेंट करने की वजह से एक हम स्केल प्रिपेयर कर रहे हैं जिसको हम क्या नाम देते हैं, pH स्केल। लेकिन मैंने आपको एडिशनल बात बताई है बुक से कि एक pH स्केल होता है और एक POH स्केल होता है, लेकिन आपके सिलेबस के रिगार्डिंग POH को एक्सप्लेन नहीं किया गया, बल्कि pH स्केल के अंदर ही दोनों प्रॉपर्टीज़ यानी एसिड की भी और बेस की भी दोनों की प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन कर दिया गया है। तो हमें POH के बारे में पढ़ने की ज़रूरत फिल वक्त नहीं है। pH वैल्यू रेंज फ्रॉम 0 to 14, यानी स्टार्ट 0 से होती है, कंप्लीट 14 पर होती है। द सॉल्यूशंस हैविंग इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रो ऑक्साइड आयन आर न्यूट्रल सॉल्यूशन। इसको अंडरलाइन कर लीजिए। न्यूट्रल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, ये मैंने पहले भी लिखा हुआ है न्यूट्रल। यहाँ पे चलें वर्ड ऐड कर देते हैं सॉल्यूशन का। तो न्यूट्रल सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं जिनमें AH पॉजिटिव और OH नेगेटिव, इनके आयंस क्या होते हैं, आपस में सेम होते हैं। जैसा कि आपको पहले भी बताया गया कि H पॉजिटिव जो है जितनी कंसंट्रेशन उनकी है उतनी ही कंसंट्रेशन OH की है। दैट्स वाई हमने इनको न्यूट्रल, वाटर को एक न्यूट्रल कंपाउंड का नाम दिया है, इसीलिए इसको न्यूट्रल सॉल्यूशंस का नाम भी दिया गया। दे हैव pH 7, इनकी pH क्या होती है, वाटर की pH क्या है 7, तो 7 पे जो भी होगा वह न्यूट्रल सॉल्यूशन कहलाएगा। pH 7 इज द मिड पॉइंट ऑफ द pH स्केल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है कि टोटल स्केल 14 का है तो इसका हाफ क्या है, मिड पॉइंट क्या है 7। इसी वजह से आपको नज़र आ रहा होगा कि पूरे स्केल में सिर्फ इस 7 को ही मैंने ब्लू लाइन से क्या किया है, ड्रॉ किया है, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, ठीक है। The solutions with higher concentration of hydrogen ion will have lower than 7 value of pH। यानी जितने भी एसिड्स हैं उनकी वैल्यू 7 pH से क्या होगी, कम होगी। The solution with lower concentration of hydrogen ion than that of hydroxide ion will have greater than 7 value of pH। और अगर आप बेसिस की बात करें तो उनकी वैल्यू 7 से क्या होगी, ज़्यादा होगी। यानी जो pH हैं वो 7 से कम होंगे, POH जो हैं वो 7 से ज़्यादा होंगे, यानी 8 से 14 तक। The lower the pH value of the solutions, the stronger the acid they are। यानी pH की वैल्यू जितनी कम होगी, pH की वैल्यू जितनी कम होगी उतने ही स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे। जैसे मैं कहता हूँ कि अगर pH 6 है तो ये वीक एसिड है, 5 उससे वैल्यू कम हुई फिर भी वीक है, और कम हुई फिर भी वीक है, मज़ीद कम हुई फिर वीक है। लेकिन जब फर्दर और ज़्यादा pH डिक्रीज़ होगी तो वो स्ट्रॉन्ग होना स्टार्ट हो जाएगा, और जब सबसे ज़्यादा pH वैल्यू डिक्रीज़ होगी तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा, सबसे स्ट्रॉन्ग। इसी तरह जब pH की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी 14 तो वो स्ट्रॉन्ग बेसिस कहलाएंगे। The higher the pH value of the solutions, the stronger the alkalis they are। जितनी वैल्यू हाई होगी pH की, अल्कली जो है वो उतनी ही ज़्यादा, यानी बेस जो है वो उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको स्ट्रिप बनी नज़र आ रही है और उसके नीचे वैसे ही मेंशन नज़र आ रहा है जैसा कि मैंने आपको सामने पहले ही समझा दिया है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक ये आपका pH स्केल का जो टॉपिक है ये आपको अच्छी तरह समझ आ जाना चाहिए। अब इसके नीचे एक टेबल है, उस टेबल को भी हम इसी के साथ
कंप्लीट करेंगे। हम उन मटेरियल्स के या सोर्सेज के नाम पढ़ेंगे जिनकी पीएच हमें प्रोवाइड की गई है। जैसे आप देख लीजिए, फर्स्ट सब्सटेंस है आपके पास प्योर सल्फ्यूरिक एसिड, इसकी वैल्यू है 0, यानी अगर पीएच 0 होगी तो वो आपका प्योर सल्फ्यूरिक एसिड है। फिर गैस्ट्रिक जूस इन दी स्टमक, कि आपकी स्टमक में एक स्पेसिफिक जूस होता है विच इज़ कॉल्ड गैस्ट्रिक जूस, उसकी वैल्यू क्या है 1। लेमन जूस, ठीक है, ये हम रूटीन लाइफ में भी यूज़ करते हैं, इसकी पीएच क्या है 2। विनीगर 3। टोमेटो जूस, इसका भी आपको पता है 4। एसिड रेन 5। एसिड रेन भी आप जानते ही हैं, आपने 4th चैप्टर में इसी बुक में एसिड रेन का टॉपिक पढ़ा था कि जब सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड की कंसंट्रेशन ऊपर क्लाउड्स में ज़्यादा हो जाए, किस वजह से, एयर पोल्यूटेंट्स की वजह से, तो वो एसिड जो हैं वो रेन के साथ नीचे ज़मीन पर गिरते हैं एज अ रेन की फॉर्म में, दैट्स वाई दे आर नेम्ड एज एसिड रेन एंड इट्स पीएच इज़ 5, ठीक है, जो कि ज़ाहिरी सी बात है किस में कंसीडर होगी, वीक एसिड में। फिर आपके पास आ जाता है आगे प्योर वाटर, जिसकी पीएच क्या है 7 है। क्लीनिंग फ्लूइड्स यानी चीज़ों को साफ़ करने के लिए, उसकी पीएच क्या है 9। बेकिंग पाउडर, उसकी पीएच क्या है 10। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसको मैग्नीशिया भी पढ़ते हैं, मैग्नीशिया भी पढ़ते हैं, इसकी पीएच क्या है 11। हाउस होल्ड अमोनिया, वो अमोनिया जिसको घर में यूटिलाइज किया जाता है डिफरेंट प्रोसेस के लिए, उसकी पीएच क्या है 12। और स्ट्रॉन्ग अल्कलीज सच एज पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, उसकी क्या है पीएच 14। इसमें 1-2 सब्सटेंसेस की पीएच जो है वो मिसिंग है। बहरहाल जो टेबल आपको ये प्रोवाइड किया गया है, आपने इसी टेबल की अंदर जो जो आप कह लीजिए सब्सटेंसेस के नाम लिखे गए हैं और जिनकी पीएच वैल्यू अवेलेबल है, आपने इन्हीं को याद करना है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा फिल वक्त पीएच स्केल का टॉपिक जो है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स, आपने इस टॉपिक में अच्छी तरह से एमसीक्यूज जो हैं वो सेपरेट करने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके फाइनल्स पेपर के लिहाज से भी, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो कि आपने ख़ुद इनमें से सेपरेट करने हैं। जैसा कि आपको ये एमसीक्यूज आ सकता है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि सॉल्यूशंस हैविंग इक्वल concentration of hydrogen and hydroxide ion is known as dash solution, acidic, basic, neutral, all of these। तो इसका आंसर होगा 7, कि जिसमें एसिड और बेस दोनों की कंसंट्रेशन सेम होती है, तो उसका जो कंक्लूजन होता है, अगर वैल्यू होगी तो आप 7 लगाएंगे, नहीं तो उस सोल्यूशन का नाम क्या होगा, न्यूट्रल सोल्यूशन। इसी तरह स्टूडेंट्स, इसमें से इजीली 15 to 20 एमसीक्यूज बन सकते हैं। और जो नीचे टेबल दिया गया है, ये टेबल भी, इसमें से भी कोई भी एमसीक्यूज आ सकता है। फॉर एग्जांपल, व्हाट इज़ द पीएच ऑफ प्योर वाटर, कोई भी वो आपसे पीएच पूछ सकते हैं। और इसके अलावा ऊपर जो आपको स्ट्रिप बनी नज़र आ रही है, इसमें जो कलर्स हैं, इन कलर्स के नाम याद करिए। कोई भी कलर आपको आ सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि न्यूट्रल कंपाउंड्स जो हैं या न्यूट्रल सोल्यूशंस जो हैं, उनकी पीएच 7 है, तो व्हाट इज़ इट्स कलर, उसका कलर क्या होगा, तो आपने कलर्स भी क्या करने हैं, याद करने हैं। तो इन कलर्स को, और अगर इन नीचे आप टेबल के ही एमसीक्यूज बना लें, तो ये आपके कम से कम 30+ एमसीक्यूज बन जाते हैं ईजीली, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को एमसीक्यूज के तौर पर आपने याद करना है। इसके अलावा पीएच स्केल में से एक शॉर्ट क्वेश्चन है स्टार्टिंग में पीएच स्केल का, उसको आप मार्क कर लीजिए। उसके साथ यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर का शॉर्ट क्वेश्चन है, उसको मार्क कर लीजिए। उसके अलावा आपने इस टॉपिक में से सिर्फ एमसीक्यूज बनाने हैं। और पेज नंबर 92 के लास्ट पे जो टेबल बना हुआ है, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या आएगा, जो ऊपर टेबल की 6.5 की मेन हेडिंग है, वो ही आपका क्वेश्चन है कि राइट द पीएच वैल्यूज़ ऑफ सम कॉमन सब्सटेंसेस, बस, ठीक है, या ड्रॉ द टेबल, इस तरह करके क्वेश्चन आएगा और इस टेबल को आपने क्या करना है, कॉपी पेस्ट करना है। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स आज हमारा जो कि कह लीजिए कि काफ़ी डिफ़िकल्ट टॉपिक था पीएच स्केल का, वो यहाँ तक कंप्लीट होता है। इसी तरह आज हमारा वर्क फॉर डे 11 यहाँ तक कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम वर्क फॉर डे 12 से अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे, विच इज़
पीएच मीटर। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में प्रॉपरली पीएच स्केल की डिस्कशन की थी, और आपको ये भी याद होगा कि हमने ये बात की थी कि पीएच स्केल को यूटिलाइज़ किया जाता है किसी भी एसिड और बेस के सॉल्यूशन को डिटरमिन करने के लिए। ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो अब स्टूडेंट्स हम पीएच मीटर के टॉपिक को देखेंगे। देखिए, ये टॉपिक जो है वो काफ़ी रेलिवेंट है पीएच स्केल से। आप ये कह लीजिए कि हर काम करने का एक मेथड होता है, लेकिन जैसे जैसे हम उस काम को करते हैं एक मेथड से, तो हमें करते करते डिफरेंट मेथड्स जो हैं वो समझ आना स्टार्ट हो जाते हैं। यानी आपको एक काम एक तरीके से करना आता है, तो अब आप कोशिश करेंगे कि उसी काम को ज़रा इजी वे से, जो आपको मज़ीद फैसिलिटेट करे, उस तरीके से उसको परफॉर्म करें। यही कुछ कॉन्सेप्ट इस टॉपिक में है कि जब हमने, आपको याद होगा कि पीएच स्केल का टॉपिक डिस्कस किया था, तो उसमें हमने एक स्ट्रिप देखी थी जिस स्ट्रिप के ऊपर कलर्स थे, और उन कलर्स की बेस पर हमने पीएच की वैल्यूज़ को याद किया था। ठीक है, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम विनीगर की एग्जांपल दी थी कि विनीगर एक एसिड है, एक वीक एसिड है जिसकी पीएच वैल्यू 3 है, और जिसके लिए उसका कलर येलो होना ज़रूरी है। ठीक है जी। जब हम उसको एक स्पेसिफिक कह लीजिए कि एक्टिविटी से गुजारेंगे, जो कि हमने कल भी परफॉर्म की थी। तो इसी तरह जो पीएच मीटर है, ये आप कह लीजिए कि एक इजी, फैसिलिटेट करने वाला और कन्वीनियंट मेथड है एसिड और बेस को डिटरमिन करने के लिए। तरीक़ाकार वही है कि आपने एसिड और बेस को मेजर करना है कि कौन एसिड है और कौन बेस है और उसकी पीएच वैल्यू क्या है। सिर्फ ये मेथड थोड़ा सा इजी है। इजी इस वजह से है कि इसके अंदर एक डिजिटल स्केल यूज़ किया जाएगा। आइए सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को रीड करते हैं, फिर हमें ये बात अच्छी तरह समझ आना स्टार्ट हो जाएगी। देखिए, पीएच मीटर क्या है जी स्टूडेंट्स। पीएच मीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है विच इज़ यूज टू मेजर, ये भी क्या करेगा, मेजर करेगा किस चीज़ को, पीएच को। लेकिन स्टूडेंट्स वो पीएच क्या होगी, एग्जैक्ट। एग्जैक्ट का मतलब कि प्रॉपर पीएच होगी और उसका वो प्रॉपर आंसर होगा। ठीक है, तो किसी भी सॉल्यूशन की एग्जैक्ट पीएच को मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं एक इंस्ट्रूमेंट, और उस इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है, पीएच मीटर। अगर मैं डायग्रामेटिकली आपको ये समझाने की कोशिश करूं, तो देखिए, आप एक बीकर ले लीजिए, उस बीकर में आप सॉल्यूशन ले लीजिए। वो सॉल्यूशन ज़ाहिरी सी बात है आप या तो एसिडिक लेंगे या फिर आप क्या लेंगे, बेसिक। यानी या तो आप कोई कह लीजिए ये बेस का सॉल्यूशन है या एसिड का है, और उसमें आप, ये आपको रेड कलर की एक स्ट्रिप नज़र आ रही होगी, असल में ये स्ट्रिप नहीं है, ये इलेक्ट्रोड है। ठीक है, इलेक्ट्रोड को आप यूं कह लीजिए कि केमिस्ट्री में हम कहते हैं एक मेटल स्ट्रिप। क्या चीज़, मेटल स्ट्रिप, क्योंकि एक लोहे की धात जो है, ये लोहा या धात होगी, उसकी एक स्ट्रिप होगी, और इस स्ट्रिप को एक स्पेसिफिक वे से एक डिजिटल स्केल के साथ क्या किया जाएगा, कनेक्ट किया जाएगा। अब ये होगा कि अगर फॉर एग्जांपल ये सॉल्यूशन बेसिक है, तो डिजिटल स्केल उसकी स्पेसिफिक वैल्यू जो कि एग्जैक्ट पीएच है वो मेजर करके आपको बता देगा। इसमें आपको इतने लंबे प्रोसीजर से नहीं गुजरना पड़ेगा जिस तरह आप पीएच स्केल में जा रहे थे। उसमें आपको क्या करना पड़ता था, उसमें पहले आपको परफॉर्म करना पड़ता था, फिर चार्ट के साथ उसको रिजेंबल करना पड़ता था, वो काफ़ी डिफ़िकल्ट था। ये मेथड ईजी भी है और कन्वीनियंट भी है, बहुत ज़्यादा इजी या कन्वीनियंट किसी भी एसिड या बेस को मेजर करने के लिए। करना क्या है, आपने बीकर के अंदर अपने सॉल्यूशन को, चाहे वो एसिड है चाहे वो बेस है, उसको पुट करना है, और स्पेसिफिक इलेक्ट्रोड जो कि एक मेटल स्ट्रिप है, एक डिजिटल स्केल के साथ कनेक्टेड है, उसको आपने डिप करना है। जैसे ही डिप करेंगे तो डिजिटल स्केल के ऊपर आपकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी किसकी, पीएच की। ठीक है, अगर वो पीएच की वैल्यू लेस देन 7 है तो जाहिर सी बात है वो सॉल्यूशन आपका क्या है, एसिड। और अगर वो पीएच वैल्यू हाई देन 7 यानी 7 से ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है गिवन सॉल्यूशन आपका क्या है, बेस है।
ठीक है ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप आ जाइए इसी के लिए पेज नंबर 93 पर, जहाँ पर हम pH मीटर की बात करेंगे। और ये स्टूडेंट्स एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने एज अ शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। pH मीटर, द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर द एग्जैक्ट pH वैल्यू ऑफ द सॉल्यूशंस कॉल्ड pH मीटर। व्हेन द इलेक्ट्रोड को आप अंडरलाइन करके मेटल स्ट्रिप लिखिए। जब मेटल इलेक्ट्रोड को या इलेक्ट्रोड को ऑफ pH मीटर, किसके, pH मीटर के, इज डिप्ड, उसको आप डिप करेंगे सॉल्यूशन के अंदर, तो जो रीडिंग है pH वैल्यू की अपीयर होना स्टार्ट हो जाएगी एक डिजिटल डिस्प्ले पे pH मीटर के। और राइट साइड पे आपको वो स्केल भी बना हुआ नज़र आ रहा होगा और उसके ऊपर वैल्यू भी नज़र आ रही होगी। तो आप ये कह लीजिए कि pH स्केल की दुनिया में, स्केल्स की दुनिया में जहाँ पे एसिड्स या बेसिस को मेजर किया जाता है, तो सबसे कन्वीनियंट जो वे है pH को फाइंड करने का किसी भी एसिड या बेस की, उसके लिए जो सोर्स इस्तेमाल किया जाता है वो है pH मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक हमारे स्केल्स की बात कंप्लीट होती है। अब हम मूव करने लगे हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज़ इंडिकेटर्स। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि जब हमने पीछे चैप्टर को स्टार्ट किया हुआ था तो हमने एसिड और बेसिस में कुछ इंडिकेटर्स की बात को पहले भी डिस्कस किया था, और मैंने आपको ये बताया था कि किसी भी एसिड या बेस को मेजर करने के लिए हम इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। सवाल सिर्फ ये अराइज होता है, यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हम इंडिकेटर्स यूज़ क्यों करते हैं। तो स्टूडेंट्स, उसकी बेसिक रीज़न ये है कि मोस्टली एसिड्स और बेसिस जो हैं वो कलरलेस होती हैं। यानी आप यूँ समझिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि मेरे पास ये 2 बीकर हैं, इन बीकर में से एक बीकर में मैंने एसिड को पुट कर दिया है और एक में बेस को, और ये दोनों बीकर्स आपके सामने रख दिए और आपको कहा है कि स्टूडेंट्स बताइए कि इसमें से एसिडिक बीकर कौन सा है जिसमें एसिड है, और बेसिक बीकर यानी बेस वाला बीकर कौन सा है। अब जैसा कि आपको बताया गया कि वो मुझे पता है क्योंकि मैं एज अ एग्जामिनर, एज अ टीचर आपसे वो प्रैक्टिकल परफॉर्म करवाना चाह रहा हूँ, आपको नहीं पता। अब मैं जब आपको दे दूंगा तो जाहिर सी बात है आप कोई ऐसा मेथड इस्तेमाल करेंगे कि आपको पता चल जाए। तो फिज़िकली तौर पे आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी फिंगर को डिप करेंगे, अगर तो वो एसिड हुआ तो आपकी फिंगर को जला देगा, बर्निंग प्रोसेस कर देगा। इसी तरह आप उसका जायका भी नहीं कर सकते, उसको फ्लेवरिंग मतलब कि आप उसका टेस्ट भी नहीं कर सकते। अगर वो एसिड हुआ तो वो आपकी टंग को, आपकी ऑरल कैविटी को जला देगा। इस वजह से अब क्योंकि वो दोनों सॉल्यूशंस कलरलेस हैं, एसिड भी और बेस भी, तो अब आप क्या करेंगे, आप उन दोनों सॉल्यूशंस को इंडिकेट करेंगे इंडिकेटर्स के थ्रू। तो इंडिकेटर्स असल में क्या होते हैं, इंडिकेटर्स असल में ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जो कि आपके एसिड्स को या बेसिस को स्पेसिफिक कलर्स प्रोवाइड करते हैं, और उन्हीं कलर्स की बेसिस पर हम याद रखते हैं कि ये एसिड है और ये बेस है। ठीक है जी। जैसे सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो कॉमन इंडिकेटर है वो है लिटमस, और ये हमने पहले भी यूज़ किया हुआ है कि अगर आपके पास कोई एसिड है और उसमें अगर आपके पास कोई बेस है और आपने लिटमस रेड पेपर उसमें डिप कर दिया है और उसको निकालेंगे तो उसका कलर क्या होगा सॉरी ब्लू। तो असल में जो लिटमस पेपर है रेड, उसको जब भी बेस में आप ऐड करेंगे या डिप करेंगे तो वो क्या करेगा, उसका कलर किस में कन्वर्ट कर देगा, ब्लू में। तो ये इंडिकेट करेगा कि ये चीज़ क्या है, बेस सॉरी। तो असल में ये स्टूडेंट्स आपके इंडिकेटर्स हैं। तो आइए इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस, इंडिकेटर एक सब्सटेंस है डेट शोज, जो दिखाता है डिफरेंट कलर्स एसिड्स के लिए और बेसिक्स के लिए, और या कह लीजिए उनके सॉल्यूशंस के लिए। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब एग्जांपल में देखिए तो इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट इज लिटमस, जो हमने पहले भी यूज़ किया है। सेकंड इज फिनोल्फ्थलीन, ये भी हमने पहले यूज़ किया है। थर्ड इज मिथाइल ऑरेंज, ये भी हमने पहले यूज़ किया हुआ है। एक एक्टिविटी आई थी जिनमें इन तीनों के नाम लिखे हुए थे, और इन तीनों के नेम्स की बेसिस पर मैंने आपको ये बताया था कि इनका कलर किस में कन्वर्ट होगा या
चेंज होगा। अब एडिशनल जो एग्जांपल्स हैं इंडिकेटर्स की, फर्स्ट इज टर्मेरिक पेपर, इसको टर्मेरिक पेपर भी कहते हैं, जिसको हल्दी भी कहा जाता है, ठीक है। चाइना रोज, रेड कैबेज, ये हमारे पास एडिशनल 3 और एग्जांपल्स हैं इंडिकेटर्स की। अब हम एक एक करके इन 6 एग्जांपल्स को याद भी करेंगे, इनके कलर्स को याद करेंगे और उन्हीं की बेस पर हमें याद रहेगा कि ये एसिड्स हैं और बेस हैं। अगर हम लिटमस से स्टार्ट करें तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि लिटमस एज अ पेपर के तौर पर भी यूज़ होता है, जिसको हम लिटमस पेपर कहते हैं, और लिटमस एज अ सोल्यूशन के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, जिसको हम लिटमस सोल्यूशन का नाम देते हैं, ठीक है। लेकिन दोनों का काम यही है कि एक रेड का होगा और एक ब्लू, ठीक है। एसिड्स में रेड हो जाएगा और बेस में ब्लू हो जाएगा। इसी तरह फिनोल्फ्थलीन की एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेशन है, ये एज ए इंडिकेटर के तौर पे एसिड्स एंड बेसिस के अंदर यूज़ होता है उनके सॉल्यूशंस में, उनको इंडिकेट करने के लिए, उनको इंडिकेशन देने के लिए कि ये एसिड है और ये बेस है, ठीक है। आइए सबसे पहले हम इंडिकेटर्स के बारे में थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। सेम पेज नंबर 93, टॉपिक इंडिकेटर्स। मेजॉरिटी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस आर कलरलेस। ये बात मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई कि मैं आपको 2 बीकर दूंगा और मैंने आपको एक एग्जाम्पल बनाकर बताई, तो उसी हिसाब से इन्होंने कह दिया कि ज़्यादातर एसिड एंड बेसिस क्या हैं, कलरलेस, जिनका कोई कलर नहीं है, यानी ट्रांसपेरेंट है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू आइडेंटिफाई दैम बाय देयर अपीयरेंस, यानी उनके ज़ाहिरी स्ट्रक्चर से उनको देख के आप नहीं बता सकते कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप ये बता सकें कि ये एसिड है और ये बेस है। इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई वेदर अ सब्सटेंस इज एन एसिड और बेस, इंडिकेटर्स आर यूज्ड। तो ये वजह है स्टूडेंट्स के हम उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए इंडिकेटर्स का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। एन इंडिकेटर, अब ये डेफिनेशन है जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, इसको रीड करने की दोबारा ज़रूरत नहीं है। नीचे एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, वही एग्जांपल्स के नाम मैंने आपको अभी बताए हैं। अब आप नीचे टेबल पर आ जाइए, ये टेबल इम्पॉर्टेंट है, इसको आपने याद करना है स्टूडेंट्स, ये आपको पहले भी मैंने बताया हुआ है। टेबल्स में क्या लिखा हुआ है, इस टेबल में क्या लिखा है, इंडिकेटर्स एंड देयर कलर्स इन एसिड्स एंड बेसिक सॉल्यूशंस, यानी इंडिकेटर्स की अब हम बात करने लगे हैं जो एसिड्स में क्या कलर देंगे और बेसिस में, और उन कलर्स को हमने याद करना है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल पहला इंडिकेटर है आपके पास लिटमस, ये एक कॉमन इंडिकेटर है, और एडिशनल बात जो याद रखनी है वो ये है कि लिटमस एज अ पेपर के तौर पर भी इस्तेमाल होता है और एज अ सोल्यूशन के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। तो स्टूडेंट्स इसमें आप देख सकते हैं कि लिटमस का ओरिजिनल कलर क्या है, वॉयलेट, लेकिन अगर इसको आप एसिड में ले जाएंगे तो ये रेड कलर शो करेगा और बेस में तो ये ब्लू, ये आपने याद करना है। फिर आपके पास आ जाता है फिनोल्फ्थलीन, इसका ओरिजिनल कलर कोई भी नहीं होता, ये ट्रांसपेरेंट होता है, ख़ुद कलरलेस होता है। अगर एसिड मीडियम में देखेंगे तो ये कलरलेस ही रहेगा, जबकि बेस मीडियम में ये कलर जो है टर्न हो जाता है पिंक में, ठीक है। यानी आपने एक बेस, आपके पास एक सोल्यूशन था कलरलेस फॉर्म में, मैंने आपको बताया, आपसे पूछा कि बेटा मुझे बताएं कि ये एसिड है कि बेस है। अब आप उसमें अगर फिनोल्फ्थलीन को एज अ इंडिकेटर पुट करेंगे और अगर वो कलरलेस ही रहता है तो इट मीन्स डैट कि ये एसिड है, लेकिन अगर उसका कलर पिंक आना स्टार्ट हो जाएगा इट मीन्स डैट ये सोल्यूशन क्या है, बेस है, ठीक हो गया। नेक्स्ट इज मिथाइल ऑरेंज, इसके नाम से पता चल रहा है कि इसका ओरिजिनल कलर क्या है, ऑरेंज, लेकिन जब आप इसको किसी एसिड में पुट करेंगे तो उस एसिड का कलर रेड हो जाएगा, जबकि अगर उसको आप किसी बेस में पुट करेंगे तो उसका कलर येलोइश यानी येलो हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्टूडेंट, ये जो टेबल है ये एक इम्पॉर्टेंट टेबल है, इसको आपने याद करना है। अब नीचे एक एक्टिविटी, हम उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने जा रहे हैं। आपके पास अपरेटस होना चाहिए, उसमें आपके पास डाइल्यूट HCl है, ठीक है, ये जो कि एक एसिड है, आप अंडरलाइन करके लिख लीजिए एसिड। सॉप सॉल्यूशन क्या है, बेस है। लेमन जूस एसिड। टेप वाटर, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, ये न्यूट्रल है, इसको अंडरलाइन करके न्यूट्रल लिख लिए। टेप वाटर, इसको टैप वाटर भी कहते हैं, आम पानी जो हम यूज़ करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड,
एंड हाउस होल्ड ब्लीच, ये बेसिस हैं सारी, ठीक है। स्पेसिफिकली इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। प्रोसीजर क्या है जी, पुट दीज सैंपल्स इन क्लीन टेस्ट ट्यूब, आप टेस्ट ट्यूब ले लीजिए, उनमें इन सैंपल्स को डालिए जिनके नाम अभी हमने रीड किए हैं। एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेड एंड ब्लू लिटमस सोल्यूशन इन ईच ट्यूब्स, और इनमें लिटमस सोल्यूशंस के ड्रॉप को क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए। तो उसकी बेस पर एक नीचे टेबल है, उसको देखिए। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं पहले लिखा हुआ है सैंपल की हेडिंग, कलर चेंजेस लिखा हुआ है, रेड लिटमस, ब्लू लिटमस और नेचर लिखी हुई है। अब HCl उन्होंने आपको लिख कर दे दिया ताकि आपको समझ आ जाए कि आपने इसको कैसे इस टेबल को फिल करना है। देखिए, अगर डाइल्यूट HCl है और आपके पास रेड लिटमस है तो वो रेड लिटमस रिमेन रेड ही रहेगा, क्योंकि एसिड रेड शो करता है लिटमस को, तो वो रिमेन्स रेड ही रहेगा। लेकिन जब ब्लू लिटमस आप उसमें पुट करेंगे सोल्यूशन, तो उसका कलर किस में टर्न हो जाएगा, रेड में, और इसकी नेचर क्या है सोल्यूशन की, एसिडिक। अब परफॉर्मेंस कैसी होगी ये देखिए, आपने टेस्ट ट्यूब ली, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने क्या पुट किया, डाइल्यूट HCl। अब इस डाइल्यूट HCl का क्या कलर होगा, बता सकते हैं, कलरलेस, कोई कलर नहीं होगा, ट्रांसपेरेंट। अब आप इसमें क्या करेंगे, 1 से 2 ड्रॉप जो हैं वो आप पुट करेंगे रेड लिटमस सोल्यूशन की। जैसे ही पुट करेंगे तो उसका कलर जो कलरलेस था वो चेंज हो जाएगा, टर्न हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, रिमेन्स रेड, रेड ही रहेगा। रेड पुट करेंगे, रेड ही रहेगा, क्योंकि ये एसिड है, ठीक है। लेकिन जब आप इसमें ब्लू लिटमस पुट करेंगे, ब्लू लिटमस सोल्यूशन के ड्रॉप्स को पुट करेंगे, तो ये फिर अगेन टर्न्स हो जाएगा रेड में। हालांकि ड्रॉप्स तो आप ब्लू डाल रहे हैं, लेकिन ब्लू ड्रॉप्स अंदर जाकर टर्न्स हो जाएंगे किस में, रेड में। इट मीन्स दैट जो कि आपका अंदर सोल्यूशन है वो एसिड है, और ब्लू लिटमस की वजह से वो टर्न्स हो गया रेड सोल्यूशन में, और ये किस मीडियम को शो करेगा, एसिडिक। इसी तरह बाकी अब हमने खुद लिखने हैं। जैसे सॉप सोल्यूशन में रेड लिटमस जो है वो ब्लू हो जाएगा, क्योंकि सॉप एक बेस है, जबकि ब्लू लिटमस में वो रिमेन्स ब्लू रहेगा। ये आपने खुद लिखना है, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि रेड सॉप सोल्यूशन रेड लिटमस में आप उसका क्या आंसर लिखेंगे, ब्लू। ब्लू लिटमस में क्या लिखेंगे, रिमेन सेम, और नेचर ऑफ सोल्यूशन क्या होगी, बेसिक। टेप वाटर का क्या लिखेंगे आप, टेप वाटर का रेड लिटमस में नो चेंज, ब्लू लिटमस में नो चेंज, और नेचर ऑफ सोल्यूशन क्या होगी, न्यूट्रल सोल्यूशन। न्यूट्रल क्यों, क्योंकि वाटर के अंदर आप रेड लिटमस डालें, ब्लू डालें, उसमें चेंज कोई भी नहीं आएगा, रिमेन सेम ही रहेगा, तो न्यूट्रल सोल्यूशन बन जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उन्होंने लिखा हुआ है वो एक बेस है, क्योंकि आप देख सकते हैं तो रेड लिटमस में टर्न्स ब्लू हो जाएगी, ब्लू लिटमस में रिमेन ब्लू रहेगी, और नेचर ऑफ सोल्यूशन क्या होगी, बेसिक, ठीक है। इसी तरह नीचे हाउस होल्ड ब्लीच है और अमोनियम सोल्यूशन है, इसको आपने खुद क्या करना है, फिल करना है। अभी तक ये आपको समझ आ गया होगा कि आपने इसको कैसे फिल करना है। अब आप नेक्स्ट पेज पे आ जाइए 94 पे, तो टॉप पर उन्होंने एक लाइन लिखी है, और वो ये है कि अभी आपने पीछे जो अभी एक्टिविटी परफॉर्म की है उसमें आपने लिटमस सोल्यूशन को ऐड किया है। अब आप क्या करें कि उसी टेबल में जो आपके पास 6 सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, उनमें अब आप लिटमस की जगह जो आपने लिटमस सॉल्यूशन यूज़ किया है रेड एंड ब्लू, उसकी जगह आप क्या करें, फिनोल्फ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज का इस्तेमाल करके ये दोबारा टेबल्स बनाएं। तो ये सोल्यूशन स्टूडेंट्स आपके पास एक एडिशनल एक्टिविटी है एज अ होम असाइनमेंट। अगर तो आप इसको परफॉर्म करेंगे तो आपको अच्छी तरह कलर्स याद हो जाएंगे, ठीक है। अब हम मूव करते हैं 94 पे, इसी टॉपिक से रेलिवेंट अब हम बात करने लगे हैं नेचुरल इंडिकेटर्स की। ये MCQs भी है, इसको याद रखिएगा कि 4 नेचुरल इंडिकेटर्स हैं, 3 को तो यहाँ पर मेंशन किया गया है आपके सामने, टर्मेरिक, हल्दी, चाइना रोज़, रेड कैबेज, और एक एडिशनल लिटमस की दोबारा बात की गई है। तो लिटमस असल में नेचुरल इंडिकेटर्स में कंसीडर किया जाता है, ठीक है। इसको आपने MCQs के तौर पर याद रखना है। अब एक्टिविटी आ जाइए 6.9, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, इसको गौर से सुनिएगा। इसमें आपने टर्मेरिक पाउडर लेना है, यानी हल्दी पाउडर लेना है, ठीक है।
फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा कि आप एक चाइना डिश ले लेंगे, उसमें आप हल्दी को लेंगे, उसमें वाटर डालेंगे, उसको मिक्स कर लेंगे, तो ये हल्दी यानी टर्मेरिक सोल्यूशन बन जाएगा। सोल्यूशन नहीं बल्कि आप कह लीजिए एक पेस्ट बन जाएगा, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, एक फ़िल्टर पेपर लेंगे और उसके ऊपर इस पेस्ट को लगा देंगे और फिर इसको ड्राई होने के लिए रख देंगे। जब प्रॉपरली ये पेस्ट ड्राई हो जाएगा, आप ऊपर से जो पाउडर होगा जो कि उसके ऊपर पेस्ट होगा उसको रिमूव कर देंगे। अब आपको इतना तो आइडिया होगा कि उस फिल्टर पेपर के ऊपर हल्दी का पाउडर का जो कलर है वो आ जाएगा, ऐसे ही है। अब आप क्या करेंगे, उस कलर जो कि आ चुका है उसको काट लेंगे, उस फिल्टर पेपर को छोटी छोटी स्ट्रिप्स में, छोटी छोटी उससे क्या बना लेंगे, स्ट्रिप्स बना लेंगे, और अब उस स्ट्रिप्स के ऊपर परफॉर्मेंस होगी। आइए अब इस एक्टिविटी को रीड करते हैं। अपरेटस में आपने टर्मेरिक पाउडर लेना है, हल्दी पाउडर, पानी लेना है, फिल्टर पेपर लेना है और डिफरेंट सॉल्यूशंस लेने हैं। प्रोसीजर क्या है, मेक अ पेस्ट ऑफ टर्मेरिक पाउडर विद वाटर, पानी के साथ उसका पहले पेस्ट बनाइए और फिर इस पेस्ट को अप्लाई द पेस्ट ऑन द फिल्टर पेपर एंड अलाउ इट टू ड्राई, उसको फिल्टर पेपर पे आप अच्छी तरह पेस्ट कर दीजिए और ड्राई होने दीजिए। रिमूव द ड्राई पाउडर फ्रॉम द फिल्टर पेपर, जो उसके ऊपर पाउडर एडिशनल है उसको रिमूव कर दें ड्राई होने के बाद। अब आपको पता है कि नीचे फिल्टर पेपर के ऊपर सारी जो टर्मेरिक पाउडर है यानी हल्दी जो है वो लग चुकी होगी। कट द फिल्टर पेपर इनटू स्मॉल स्ट्रिप्स, उसको अब आप कटर से क्या कर लेंगे, उसको काट लेंगे तो लॉन्ग लॉन्ग आपके पास स्ट्रिप्स आ जाएंगी। pour different solutions separately on the strips and note the color changes, अब उसको डिफरेंट सॉल्यूशंस में आप उसको डिप करें, ठीक है, उसको आप पोर करें, डिप करें डिफरेंट सॉल्यूशंस में हल्दी यानी टर्मेरिक पेपर को। देखिए पहले आपके पास टर्मेरिक पाउडर था, उसमें पहले आपने टर्मेरिक पेपर को प्रिपेयर किया, ठीक है। जैसे ही अब आप उसको डिप करेंगे डिफरेंट सॉल्यूशंस में, तो आइए उसका कंक्लूजन देखते हैं क्या आएगा। तो टर्मेरिक यानी हल्दी पाउडर, आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि टर्मेरिक पेपर रिमेन्स येलो इन एसिडिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन, यानी अगर आपने पानी लिया हुआ है या कोई भी एसिड लिया हुआ है उसमें अगर आपने टर्मेरिक पेपर को डिप किया तो उसका कलर क्या रहेगा, रिमेन येलो, क्या रहेगा, येलो, इसे अंडरलाइन कर लीजिए। बट टर्न्स ब्राउन इन अल्कलाइन सॉल्यूशन, अल्कलाइन सॉल्यूशन, लेकिन जैसे ही आप उसको किसी बेस में पुट करेंगे तो जो आपका टर्मेरिक पेपर है उसके ऊपर कौन सा कलर शो होगा, ब्राउन कलर। तो आप देख सकते हैं कि येलो कलर फॉर न्यूट्रल एंड एसिडिक सॉल्यूशंस वाइल ब्राउन कलर फॉर बेसिक सॉल्यूशंस। तो ये आपने देखा कैसे हमने टर्मेरिक पाउडर फॉर्म में जो हल्दी थी उससे टर्मेरिक पेपर प्रिपेयर किया और उस पेपर को इंडिकेटर के तौर पर इस्तेमाल करके हमने इंडिकेट किया सॉल्यूशंस में, डिफरेंट सॉल्यूशंस में, लाइक वाटर न्यूट्रल सॉल्यूशन, एसिड्स एंड बेसिस। हमें वाटर और एसिड्स में आंसर उसका सेम मिला विच इज येलो, नहीं यस विच इज येलो, वाइल बेस सॉल्यूशन में उसका कलर क्या था, ब्राउन। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये आपने अभी एक एक्टिविटी परफॉर्म की, होपफुली आपको टर्मेरिक पेपर की एक्टिविटी समझ आ गई होगी, ठीक है। और ये ऐसी एक्टिविटी है आपको तो अभी समझ इतनी अच्छी तरह आ गई होगी कि आई थिंक सो अगर आपके पास चीज़ें अवेलेबल हों तो मेरा ख्याल है कि आप इसको खुद भी परफॉर्म कर सकते हैं इटसेल्फ। ये इतनी कन्वीनियंट वे में समझने वाली एक्टिविटी थी। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट रेड कैबेज की तरफ, जो कि हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी पे डिपेंड करती है। रेड कैबेज भी, उसके लिए भी कुछ मटेरियल यही लिया जाएगा, सिर्फ टर्मेरिक के अलावा टर्मेरिक पाउडर की जगह आप रेड कैबेज ले लेंगे। आइए इसे भी रीड करते हैं। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल रेड कैबेज लेनी है, वाटर लेना है, फिल्टर पेपर लेना है और डिफरेंट सॉल्यूशंस लेने हैं। ये एक्टिविटी भी उसी तरह परफॉर्म होगी जिस तरह आपने टर्मेरिक पाउडर वाली एक्टिविटी को किया, लेकिन उसमें आपने टर्मेरिक पेपर बनाना था। इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें थोड़ी सी बात चेंज होगी, वो ये कि फर्स्ट ऑफ ऑल पुट सम चॉप्ड रेड कैबेज इन हॉट वाटर फॉर सम टाइम, यानी गर्म पानी में, चॉप्ड का मतलब कि टुकड़े हुए होंगे रेड कैबेज के, उसको आप डाल देंगे और उसको कुछ देर के लिए आप हॉट वाटर में डाल ही रखेंगे। डालने की वजह से जाहिर सी बात है हॉट वाटर में उसका एक कलर आएगा, तो अब आप उसको फिल्टर कर लेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट यही है कि फिल्टर द कलर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद आप पर्पल कलर्ड कैबेज को लेंगे एज अ इंडिकेटर और रेडी टू यूज़, जो कि उसमें यूज़ करने के लिए बिल्कुल पहले से रेडी है ये।
अब आप क्या करेंगे, इसका ऑब्जर्वेशन देखेंगे जो कि नीचे लिखा हुआ है कि द पर्पल कलर ऑफ कैबेज, जो पर्पल कलर है कैबेज का एज अ इंडिकेटर जो कि इसमें यूज़ किया गया है, वो टर्न रेड हो जाएगा एसिडिक सोल्यूशन में, यानी एसिडिक सोल्यूशन में रेड रहेगा, और ग्रीन हो जाएगा किस सोल्यूशन में, बेसिक सोल्यूशन में, यानी बेस में उसका कलर क्या आ जाएगा, ग्रीन। तो स्टूडेंट्स ऐसे आपके पास ये बात जो है वो उसने एक्सप्लेन की। और जहाँ तक बात न्यूट्रल सॉल्यूशंस की है, वो नीचे लिखी हुई है कि न्यूट्रल सॉल्यूशंस डू नॉट चेंज द कलर ऑफ रेड कैबेज इंडिकेटर, कि इस रेड कैबेज इंडिकेटर को जो कि हमने प्रिपेयर किया, इसको न्यूट्रल सॉल्यूशंस जो हैं वो चेंज नहीं करेंगे। सॉरी। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये हमारा आप कह लीजिए कि इंडिकेटर्स का जो टॉपिक है वो यहाँ तक क्या होता है, कंप्लीट होता है, और इसको अब हमने प्रॉपरली जो है वो सुन भी लिया है। इसमें स्टूडेंट्स एज अ होम असाइनमेंट में अगर आपको कहूँ तो MCQs ही हैं जो कि आपने ख़ुद प्रिपेयर भी करने हैं, उनको याद भी करना है, उनको सेपरेट भी करना है, ठीक है। और इसमें से कोई भी शॉर्ट क्वेश्चंस आपको आ सकता है, जिसमें इंपॉर्टेंट तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, व्हाट इज़ pH मीटर, डिफाइन इंडिकेटर। इसके अलावा ये नीचे आपको टेबल्स याद करने पड़ेंगे, क्योंकि इसकी बेस पर आपने अभी अपनी एक्सरसाइज भी परफॉर्म करनी है। तो आइए पेज नंबर 95 पे कुछ एक्सरसाइज के हवाले से अब हम बात कर लें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फिलअप्स हैं, ये तो आप ख़ुद ही परफॉर्म करें, क्योंकि अभी तक आपने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, तो फिलिंग दी ब्लैंक्स आप इजीली जो हैं वो कर सकते हैं। लाइक शॉर्ट जो नीचे ट्रू एंड फॉल्स हैं वो भी आप इजीली कर लेंगे, एंड पेज नंबर 96 फॉर MCQs ये भी आप इजीली परफॉर्म कर लेंगे। अब हम आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एन एसिड। तो ये स्टूडेंट्स हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में कंप्लीट किया था, ठीक है। नेम 3 मिनरल एसिड्स, हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में 4 मिनरल एसिड्स के बारे में पढ़ा था। आपने उनमें से किसी 3 एसिड्स के नाम लिख देने हैं और उनके फॉर्मूलाज लिख देने हैं। नेक्स्ट है स्टेट 3 प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। तो जाहिर सी बात है उससे अगला टॉपिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स का था, ये भी आपको मैंने वहीं पर करवाई थी, तो आपने कोई सी 3 प्रॉपर्टीज़ इसमें लिख देनी है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट मेंशन द यूजेस ऑफ 2 सॉल्ट्स इन इंडस्ट्रीज़। इंडस्ट्रीज़ में 2 सॉल्ट्स की इंपॉर्टेंस यूजेस जो हैं वो आपने लिखनी है। तो ये आप इंडस्ट्रीज़ में चले जाइए, सॉल्ट, यूजेस ऑफ सॉल्ट्स इन इंडस्ट्रीज़, वहाँ से कोई सी 2 जो हैं वो आप यूजेस यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स नेम अ सॉल्ट विच कैन रिड्यूस द एसिडिटी इन आवर स्टमक। उस सॉल्ट का नाम बताएं जो सॉल्ट हमारी स्टमक में एसिडिटी को क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है, या उस सॉल्ट का नाम बताएं जो कि इसको कम कर सकता है, ठीक है। तो वैसे तो बुक में इसका वर्ड नाम मेरा नहीं ख्याल मेंशन किया गया है, तो ये आप लिख लीजिए। इसका आंसर ये होगा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। तो इसका आंसर होगा मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। फिर आप फॉर्मूला लिखेंगे MgOH होल ट्वाइस, ठीक है। ये आपने स्टार्टिंग में लिखना है, फिर आपने क्वेश्चन में से बाकी ऐड करना है। इज़ अ सॉल्ट विच कैन रिड्यूस द एसिडिटी इन आवर स्टमक, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट एक बात मैं आपको बता दूं, ये असल में ना 2 क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन ये है, ये मैंने आपको एडिशनल बता दिया, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड, ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर नहीं है, ये आप कह लीजिए कि एक क्वेश्चन है एडिशनल, उसका आंसर है। अगर वो आपको क्वेश्चन ये पूछते हैं कि आप कौन सी बेस है जो कि आपकी स्टमक में एसिडिटी को रिड्यूस करती है, तो स्टूडेंट्स असल में ये बेस का नाम है। आपने लिखना है मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड MgOH होल ट्वाइस। आगे आप लिख देंगे इज अ बेस विच कैन रिड्यूस द एसिडिटी इन आवर स्टमक। लेकिन क्योंकि आपके क्वेश्चन में सॉल्ट का वर्ड लिखा हुआ है, तो सॉल्ट का नाम बताना है, तो वो सॉल्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। तो आपका जो असल में क्वेश्चन नंबर 4 है उसका आंसर होगा NaHCO3। याद है ना, आपको पहले भी ये बताया हुआ है। आपने पहले इसका पूरा नाम लिखना है, जैसे मैंने ऊपर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिखा है, आप लिखेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट और फिर इसको एज अ ब्रैकेट में आप लिखेंगे
NaHCO3 is a salt which can reduce acidity in our stomach. ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, व्हाट हैपेंड व्हेन अ सॉल्ट लाइक कॉपर सल्फेट रिएक्ट विद वाटर, कि कॉपर सल्फेट जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा। तो इसको हम एज अ रिएक्शन के तौर पर लिखेंगे। तो ये देखिए कॉपर ऐसे है सल्फेट, जब ये रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो क्या होगा आपने ये बताना है। ठीक है, तो होगा ये स्टूडेंट्स कि जैसे ही कॉपर सल्फेट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ से H2SO4 के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 बना देगा और उसके साथ कॉपर ऑक्साइड बना देगा। ठीक है, इसको कुप्रस ऑक्साइड भी पढ़ते हैं, बहरहाल CuO आपने लिखना है। यानी इस क्वेश्चन में व्हाट हैपेंड व्हेन अ सॉल्ट लाइक कॉपर सल्फेट रिएक्ट विद वाटर, तो आपने लिख देना है ये रिएक्शन। ठीक है, अब आपके पास ये देखिए ये असल में क्या है, ये असल में एक एसिड है और कॉपर ऑक्साइड या कुप्रस ऑक्साइड ये आपके पास एक बेस है। ठीक है, तो पहले आप ये रिएक्शन लिखेंगे, इसके नीचे एसिड एंड बेस लिखेंगे और फिर आप इसके बारे में एडिशनल 1 से 2 लाइंस लिखेंगे जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ। आपने पहले तो बुक वाली ही लाइन ऐड करनी है। व्हेन, इसको लिखिए, मैं लिखवा रहा हूँ, व्हेन कॉपर सल्फेट react with water it produces an acid and a base, and this type of reaction is called hydrolysis, क्योंकि इसमें वाटर यूज हो रहा है ना, तो ये हाइड्रोलाइसिस कहलाएगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इस सोडा वाटर एसिडिक और बेसिक, तो याद रखिए सोडा वाटर एसिडिक होता है, तो आप इसका आंसर लिखेंगे सोडा वाटर इज एसिडिक बाय नेचर, कि कुदरती तौर पर ये क्या होता है, एसिडिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, विच अल्कली इज कॉमनली यूज्ड टू ओपन अ ड्रेन, कि कौन सी बेस है जो कि आम तौर पे खुल्लम खुल्ला इस्तेमाल हो रही है। तो आप लिखेंगे सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, पहले उसका पूरा नाम लिखेंगे सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, फिर आप ब्रैकेट ओपन करेंगे, कैपिटल N स्मॉल a कैपिटल O कैपिटल H, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, उसके बाद लिखेंगे इज एन अल्कली विच इज यूज्ड टू ओपन अ ड्रेन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, राइट डाउन द केमिकल इक्वेशन शोइंग द रिएक्शन ऑफ अमोनिया एंड वाटर, यानी ये केमिकल इक्वेशन लिखें जिसमें अमोनिया एंड वाटर क्या कर रहे हैं, आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए ये रिएक्शन होगा कि अमोनिया का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स NH3 प्लस वाटर का फॉर्मूला है H2O। ये रिएक्शन आपने लिखना है। इसमें ये होगा कि पहले एक हाइड्रोजन आकर इसमें ऐड होगा तो ये बन जाएगा अमोनियम विच इज NH4। ठीक है, पीछे जाहिर सी बात है अगर इधर से एक H रिमूव हुआ था तो इधर एक H और O बच जाएगा विच इज OH हाइड्रो ऑक्साइड। तो आपके पास क्या तैयार हो जाएगा, अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, इस रिएक्शन को आप क्या कर देंगे, कॉपी कर देंगे। क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन है, हाउ इज लिटमस सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड। तो ये क्वेश्चन फिल वक्त आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट 6.5, क्वेश्चन नंबर 6.7 एंड 6.8, ये 3 क्वेश्चन स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि आपने इटसेल्फ इनके आंसर्स लिखने हैं, क्योंकि अभी जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है वर्क फॉर डे 12 में इंडिकेटर्स का और कुछ पीछे से pH स्केल का टॉपिक था, उसमें से आपको इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6.6 मैं आपको पहले ही करवा चुका हूँ बेसिस का, जिसमें आपने बेस की डेफिनेशन लिखकर नीचे एक टेबल है उस टेबल को ड्रॉ करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6.9 भी आपको स्टूडेंट्स में करवा चुका हूँ कि सॉल्ट की यूजेस बतानी है ह्यूमन बॉडी में, जो कि 4 यूजेस थी वो हमने पढ़ी थी, उनको आपने यहाँ पर राइट करना है।
फिर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6.10 है, ये भी वो क्वेश्चन है जो कि आपको खुद ब खुद परफॉर्म करना पड़ेगा। जैसे पहला क्वेश्चन है मैग्नीशियम रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl, और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये चारों जो आपके सामने स्टेटमेंट्स लिखी हैं इनके सॉल्यूशंस पीछे बुक में अवेलेबल हैं। और सॉरी, मैं वर्ड सॉल्यूशंस यूज़ कर रहा हूँ, सॉरी, रिएक्शंस अवेलेबल है। मैग्नीशियम जब भी HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, एक मैं आपको करके बता देता हूँ, बाकी आपने पीछे जो हैं वहीं से उनको अच्छी तरह याद करके कॉपी करना है। तो मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद HCl, तो देखिए जब भी मैग्नीशियम जो है वो रिएक्ट करता है HCl के साथ तो क्या होता है। देखिए मैग्नीशियम जो है वो जब Cl के साथ रिएक्ट करेगा तो वो हमेशा याद रखिए कि मैग्नीशियम एक नहीं बल्कि कम से कम 2 क्लोरीन्स को अपने साथ रखेगा। और दूसरी वजह यह भी है कि अगर यहाँ से मैग्नीशियम के साथ क्लोरीन चली जाएगी तो पीछे तो सिंगुलर हाइड्रोजन रह जाएगा, तो वो तो एक अनस्टेबल प्रोडक्ट बन जाएगी। इसी वजह से हाइड्रोजन को 2 करने के लिए, गैस बनाने के लिए हम इसके पीछे 2 को ऐड करते हैं, जिस वजह से हाइड्रोजन भी 2 हो जाते हैं और क्लोरीन भी क्या हो जाते हैं, 2। अब जब बनेगा तो आपके पास मैग्नीशियम वैसे ही आ जाएगा और क्लोरीन क्योंकि 2 हैं तो उसकी बेस में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये एक सॉल्ट बन जाएगा विच इज़ कॉल्ड मैग्नीशियम क्लोराइड। और 2 हाइड्रोजन है तो वो आपके पास H2 हाइड्रोजन क्या बन जाएगी, गैस बन जाएगी। अब ये रिएक्शन देख के आपको समझ आ गया होगा कि ये आपने पहले भी पीछे क्या किया है, परफॉर्म किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह ये रिएक्शंस जो हैं वो आपने कंप्लीट करने हैं। इसके अलावा आपके पास नीचे अगर आप आएँ तो 3 क्वेश्चंस रह जाते हैं, 6.11, 6.12 एंड 6.13। तो इसमें 6.11 जो है वो तो स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट पे है, उस क्वेश्चन को आप रीड करिए, उसको ज़रा सोचिए, आपको उसका आंसर इजीली मिल जाएगा, ठीक है। ये आपकी एक एज अ होम असाइनमेंट है। इसी तरह 6.12 क्वेश्चन है, हाउ डज द सॉइल बिकम एसिडिक, ठीक है। तो इसका आंसर तो बहुत ही सिंपल है, आपने सिर्फ लिखना है कि द सॉइल बिकम एसिडिक ड्यू टू एसिड रेन। क्यों, जब एसिड रेन होती है तो एसिडिक वाटर ऊपर से नीचे ज़मीन पर गिरता है, जिस वजह से वो सॉइल में आकर ऐड हो जाता है, और जैसे ही सॉइल में एसिडिक रेन जाती है तो एसिड्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, जिस वजह से हम ये कहते हैं कि सॉइल की एसिडिटी जो है वो बढ़ गई है, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 6.13, इसको रीड करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड मॉलिक्यूल गिव 2 प्रोटॉन्स इन वाटर while हाइड्रोक्लोरिक एसिड मॉलिक्यूल गिव ओनली 1 प्रोटॉन। अब ये प्रोटॉन क्या चीज़ है ये देखिए सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है H2SO4, जबकि HCl का फॉर्मूला है, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला है HCl। अब आप देख सकते हैं कि जब ये स्प्लिट होगा तो 2 जगह होगा, एक तो आपके पास 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और SO4 जो है वो नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। इस पे वैसे 2 नेगेटिव होता है। इसी तरह हाइड्रोक्लोरिक एसिड में H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और Cl पे नेगेटिव चार्ज होगा। अब यहाँ पे प्रोटॉन किसको कहा जा रहा है वो सुनिए, प्रोटॉन उसको कहते हैं जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये 2 हाइड्रोजन भी प्रोटॉन है और ये हाइड्रोजन भी प्रोटॉन है। कहता है डज दैट मीन सल्फ्यूरिक एसिड इज ट्वाइस एज स्ट्रॉन्ग एज एसिड एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कहता है बताइए इनमें सबसे पहले तो प्रोटॉन किसके ज़्यादा हैं। तो देखिए आपको नज़र आ रहा होगा कि असल में इधर प्रोटॉन्स किसके ज़्यादा हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के। क्यों, इधर 1 हाइड्रोजन है जबकि इधर 2 हाइड्रोजन हैं। तो नेक्स्ट लाइन उन्होंने ऐसा कह लीजिए कि आंसर की स्टेटमेंट ही लिख दी है। उन्होंने कहा कि डज दैट मीन, क्या इसका ये मतलब है कि सल्फ्यूरिक एसिड दुगना कह लीजिए स्ट्रॉन्ग है एज अ एसिड के तौर पे अगर आप उसको कंपेयर करें हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो बिल्कुल ये बात करेक्ट है, ये दुगना है, ट्वाइस, 2 गुना, मतलब इजाफी या स्ट्रॉन्ग है। तो आप क्या करेंगे, आप जहाँ पे 3rd लाइन में सल्फ्यूरिक एसिड है उससे पहले यस लिखेंगे, Y कैपिटल ES, यस, उसके बाद कॉमा डालेंगे और फिर उसी लाइन को कॉपी करेंगे, यस कॉमा सल्फ्यूरिक एसिड इज ट्वाइस एज स्ट्रॉन्ग एज एसिड एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक देखिए मैंने आपको इस चैप्टर की एक्सरसाइज भी कंप्लीट करवा दी, क्योंकि ये एक्सरसाइज कह लीजिए इम्पॉर्टेंट थी,
कह लीजिए कि डिफ़िकल्ट थी, क्योंकि आपको नज़र आ रहा होगा कि शॉर्ट क्वेश्चंस में 3 से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसके आंसर्स जो हैं वो आपको चैप्टर में से नहीं मिल सकते थे, ठीक है। और इसको एक्सरसाइज को करवाने का बेसिक रीज़न ये था कि इसमें क्वेश्चन नंबर 6.5, 6 एंड 6.8 इस पर आप गौर करें। मैंने उनको बिल्कुल भी रीड नहीं किया, क्योंकि मुझे ये पता है कि आपको अगर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो आपको पीछे से कई टॉपिक एक दफ़ा रिवाइज़ करने पड़ेंगे, और यही वजह है जिस वजह से मैंने उनको बिल्कुल रीड नहीं किया, ठीक है। और होपफुली ये आपको अभी तक मैंने जितना काम इस लेक्चर में करवाया है वर्क फॉर डे 12 यहाँ तक कंप्लीट समझ आ गया होगा। और स्टूडेंट्स, इसी वर्क फॉर डे 12 तक हमारा आज ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस लेक्चर के लास्ट पे आपको एक व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड किया गया है। अगर आपको इस चैप्टर की एक्सरसाइज से या किसी भी वर्क फॉर डे व्हाटएवर से प्रॉब्लम है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली आपको जो नंबर दिया गया है उस पर टेक्स्ट करिए, वॉइस टेक्स्ट करिए, मैसेज की फॉर्म में करिए और अपनी जो प्रॉब्लम है वो हमें बताइए, ताकि हम जल्द से जल्द उसका आपको आंसर कर सकें। थैंक यू सो मच।